Hello, everyone. I request you all to join the world's first 5 hours intensive webinar on MITRE Cyber Resiliency Framework on the 19th of March 2023 from 10 a.m. to 3 p.m. Indian Standard Time. To find out more about this, you can go to www.cybervidyapeeth.in. नमस्कार। हमारे श्री बालाजी वेंकटेश, चीफ मेंटोर साइबर डिफेंस विशेषज्ञ जो हैं, आपको नमस्कार। आपको भी नमस्कार सर। हाँ, हम आपके बहुत आभारी हैं। बालाजी सर साइबर डिफेंस विशेषज्ञ हैं और 25 साल से करीबन इनको इसका एक्सपीरियंस है। साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में आपके 2-3 पेटेंट भी हैं। 800 से ज्यादा रिसर्च पेपर आपके पब्लिश्ड हुए हैं। आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ अमेरिका, विप्रो के आईटी हेड भी हैं। आपको कई अवार्ड मिले हैं और आज आपने ये जो आयोजन किया है, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। तो मैं आदरणीय बालाजी वेंकटेश साहब से निवेदन करूंगा कि ये हमारा इसमें मार्गदर्शन करें। जरूर सैम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आज के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और मैं श्री श्याम सुंदर दिलीवाल जी का रियली तहे दिल से स्वागत करता हूं, क्योंकि इन्होंने एक ऐसा प्रोग्राम को लॉन्च किया है अपने समाज के लिए और राजस्थान के युवाओं के लिए। ये अपने आप में एक अद्भुत पहल है, क्योंकि मैं भी इस कार्य से काफी जुड़ा हुआ हूं, लेकिन इस तरह का पहल समाज के लेवल पे अभी तक मैंने नहीं देखा। सो रियली मैं आपका साधुवाद कि आपने इस तरह का सोच के साथ में एक नई सब्जेक्ट साइबर रक्षा का क्षेत्र के बारे में बच्चों को सुनने का मौका दिया, लोगों को सुनने का मौका दिया। आप सभी श्रोतागण और जो इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेंट्स हैं, आप सबों का स्वागत करता हूं। मैं पिछले, जैसा जगदीश श्याम भाई साहब ने बताया, मैं पिछले 25 साल से साइबर डिफेंस एंड ऑफेंस के क्षेत्र में कार्यरत हूं और इस वक्त हम एक संस्था है साइबर विद्यापीठ फाउंडेशन, जिसको हम लोगों ने क्रिएट किया है साइबर डिफेंस एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए पूरे कंट्री में। सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी मिलकर के भारत में करीब 3000 बच्चे हर एक साल साइबर डिफेंस में बनाते हैं और जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो करीब आज के समय में करीब 11 लाख बच्चों का जॉब का अपॉर्चुनिटी है इस एरिया में, भारत के अंदर में। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, पार्लियामेंट में क्वेश्चन आंसर सेशन के दौरान लास्ट ईयर खुद मिटी के जो मंत्री हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन के मंत्री हैं, उन्होंने अनाउंस किया था कि हमें 11 लाख बच्चों की जरूरत है साइबर विद्यापीठ साइबर के क्षेत्र में। और हम लोगों ने, साइबर विद्यापीठ फाउंडेशन ने इसी ड्रीम को आगे बढ़ाने के लिए एक एनजीओ बनाया है। सो आप सबों का मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, चूंकि आप जुड़े इस जानकारी के लिए कि क्या अपॉर्चुनिटीज है, कैसे बच्चे इसमें आगे करियर बना सकते हैं। तो हम लोग एक छोटा सा काम कर रहे हैं, कैसे लोगों को साइबर के तरफ में, साइबर डिफेंस इंजीनियरिंग के तरफ में लोगों को आकर्षित करें और उनके लिए जो अनलिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं उसको एक्सप्लॉइट करने में कैसे मदद मिले लोगों का। और साथ में भारत को अब रक्षा सिर्फ बॉर्डर पे नहीं है, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स
के सिवा पूरे वर्ल्ड में साइबर वॉरफेयर चल रहा है, और ये साइबर को बचाने के लिए साइबर आर्मी की भी जरूरत है। और ऐसे समय में जब अटैक चल रहा हो कंटिन्यूअस बेसिस पे, हम लोगों ने एक छोटा सा काम स्टार्ट किया है, एक छोटा सा संकल्प लिया है कि कैसे हम 10 लाख साइबर इंजीनियर भारत में नेक्स्ट 5 से 7 साल में बनाए। और पूरे कंट्री के सारे यूनिवर्सिटीज मिल करके करीब 3000 बच्चे साइबर में तैयार कर रहे हैं, और हम लोगों ने पिछले 2 साल में करीब 8000 बच्चे तैयार किया है। और इस साल हम लोग करीब 25,000 बच्चों की तैयारी की संकल्प लेके चले हैं, और करीब 25,000 बच्चों को इस साल क्रिएट करेंगे, और हर साल ये डबल होता जाएगा। बाय 2026-27 के बीच में करीब करीब हम लोग 5 से 8 लाख बच्चे तैयार कर लेंगे, और टारगेट 10 लाख का है, लेकिन लग रहा है करीब 5 से 7 लाख बच्चे हम लोग 26 तक क्रिएट कर लेंगे। साइबर का जो डायमेंशन है और जो कुछ साइबर में हो रहा है ना, उससे थोड़ा रूबरू करने की जरूरत है, लोगों को इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की जरूरत है। तो यदि आप सिर्फ साइबर क्राइम देखें, भारत का नहीं पूरे विश्व का साइबर क्राइम देखेंगे, तो भारत का कुल जीडीपी जो है करीब 3.1 ट्रिलियन डॉलर है, और आप रखिए 1.5 ट्रिलियन डॉलर एवरी ईयर जो है सो साइबर क्राइम में चला जाता है पूरे विश्व का। तो और ये जो संख्या है 2022 में 6 ट्रिलियन डैमेज कॉज किया है 2022 तक, और नेक्स्ट 5 ईयर में ना 2027 तक जो है ये करीब 10.5 ट्रिलियन डॉलर का फ्रॉड का साइज बढ़ेगा। आप सोच के देखिए कि इस वक्त भारत की पूरी जीडीपी 3.1 ट्रिलियन है, और 2025 तक ये 5 ट्रिलियन होने की उम्मीद रख रहे हैं, और सिर्फ साइबर फ्रॉड में ग्लोबली 10 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी बन रहा है। तो साइबर क्राइम और साइबर अटैक इतना बड़ा है, और उससे बचाने के लिए हमारे पास लोगों की अविस्मय कमी है, और उसी पहलू पे आज का पूरा उद्बोधन है। और मैं चाहूंगा कि इसके जो विभिन्न डायमेंशंस हैं उसको समझें, सुने, देखें, परखें, और अपने आप को, यदि आप बच्चे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो साइबर की तरफ करियर बनाएं, और यदि आप उनके गार्जियन हैं तो आपके अपने बच्चों को इस राह पे डालने के लिए अनुग्रह करेंगे। और पहले उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे कि क्या है साइबर और क्या क्या डायमेंशन है। तो साइबर में हम लोग जो प्रतिदिन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो सिर्फ साइबर क्राइम का खबर आता है कि इतने लोगों का ओटीपी से पैसे निकल गए, बिना ओटीपी के पैसे निकल गए, 50 लाख रुपया, किसी का 40 लाख रुपया, किसी का 2 लाख रुपया, और कई ऐसे गरीब जिनकी जिंदगी में शायद 2 लाख 3 लाख रुपया सेव करके रखे थे, उनके अकाउंट से अचानक पैसा चला जाता है। ये न्यूज बड़ा ही चर्चा में रहता है, और हम सभी वाकिफ हैं। इसके बावजूद भी जो फ्रॉडस्टर्स है कई बार आपको मैनिपुलेट करता है, आपके दिमाग के साथ खेलता है, और फिर कई तरह का साइबर फ्रॉड्स होता है। लेकिन परिचर्चा में सिर्फ साइबर फ्रॉड का एक छोटा सा डायमेंशन है, उससे बड़ा डायमेंशन बहुत बड़ा है। जो साइबर का जो डायमेंशन है वो फ्रॉड के डायमेंशन से बड़ा, बहुत ही बड़ा है। यदि हम इसको थोड़ी समझने की कोशिश करें तो मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा कि करीब करीब 1.3 करोड़ भारतीय के पास पेसमेकर लगा हुआ है। एक फर्जी दिल होता है ना, जब हार्ट ठीक से काम नहीं करता, फंक्शन नहीं काम करता है, तो डॉक्टर ऑपरेट करके एक पेसमेकर लगा देता है। अब पेसमेकर जो है दिल के अंदर में रहता है, बैठा हुआ रहता है, उसको ऑपरेट करके सील कर दिया जाता है, और डॉक्टर जो है उसको हर एक बार चेक करता है, हर एक 6 महीना 8 महीना साल भर में चेक करता है कि वो ठीक से फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है। यदि नहीं कर रहा है तो रिमोटली उसको चेक करता है, वाईफाई के थ्रू वो चेक करता है कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। बस यहीं पे जो है साइबर का गेम स्टार्ट हो जाता है। जब आप डॉक्टर जो है पेसमेकर को बाहर से ही चेक कर लेता है बिना दिल को खोले हुए वाईफाई के थ्रू, तो अटैकर भी वाईफाई के थ्रू पेसमेकर को एक्सेस कर सकता है और पेसमेकर का चलना बंद कर सकता है। पेसमेकर यदि 2-3 मिनट भी काम नहीं करता है तो हृदय की धड़कन रुक जाएगी। आप सोच के देखें कि जब अटैक हुआ था जापान में
हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर में एटम बम गिराया था, करीब 3000 लोग मरे थे। और एक सिंपल सा पेसमेकर 1.3 करोड़ लोगों के पास में है, एक छोटा सा मेलवेयर या वायरस भारत के 1.3 करोड़ लोगों की जान ले सकता है। साथ ही ग्लोबली करीब 14 करोड़ लोगों को पेसमेकर लगा हुआ है, जिनके जान का खतरा हमेशा बना रहता है। तो साइबर का ये भी एक डायमेंशन है जिसको समझने की जरूरत है। साइबर क्राइम और साइबर बेस्ड हेल्थ के जो पैरामीटर्स हैं वो बहुत ही खतरनाक डायमेंशंस हैं। अभी आप देखेंगे कि जब कोविड हुआ था तो बहुत सारे लोग को आईसीयू में रखा गया था। जो बड़ी हॉस्पिटल्स हैं पूरे भारत में, एक समय में करीब 30 से 40 लाख लोग आईसीयू के अंदर में भर्ती होते हैं, और जिनको गैस जो मिलती है, ऑक्सीजन का जो सप्लाई होता है नाक में, वो आपको ऑटोमेटेड कंप्यूटर से दिया जाता है। और वो सारे गैस की जो पाइपलाइन है पूरे कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में कनेक्टेड है एक दूसरे से। सिर्फ अलग से टैंक नहीं होता है, टैंक तो एक्स्ट्रा होता है, लेकिन एक्चुअली बड़े हॉस्पिटल में वो सीधे पाइपलाइन से गैस आ जाती है। जैसे आपके घर में पानी का सप्लाई होता है, वैसे ही हॉस्पिटल में गैस का सप्लाई होता है। मान लीजिए वो गैस का सप्लाई कुछ क्षण के लिए रोक दिया जाए तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और ये चूंकि सारा कुछ ऑनलाइन है तो उसको रोकना भी संभव है, और इसकी कई इस तरह के अटैक देखने को मिला है रिसेंट टाइम में, जिसमें गैस पाइपलाइन का गैस चलना बंद हो जाता है और उससे कई लोगों की जान चली जाती है। अभी सोचिए कि आपकी पानी है, घर में पानी का सप्लाई होता है, म्युनिसिपल का वाटर आता है, और कहीं पर वाटर का प्यूरिफिकेशन होता है, सफाई की जाती है। अभी हाल में ही दो जगह, एक फ्लोरिडा अमेरिका में और इजराइल में, पानी का जहां पे सफाई होती है वो सब कुछ कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है। और कंप्यूटर में एक सिस्टम्स होता है जो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर सिस्टम है, जो नाप करके तौल करके पानी के आधार पर ब्लीचिंग पाउडर पानी में रिलीज करता है। अब जैसे 1000 टन या 2000 टन पानी में 2 ग्राम, 4 ग्राम, 10 ग्राम या 20 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर को रिलीज करने की जरूरत होती है, और वो कंप्यूटर करता है, इंसान नहीं करता है। तय करता है कंप्यूटर, इंसान उसको देखता है कि सही ढंग से जा रहा है या नहीं। अभी हाल में इस इजराइल में और फ्लोरिडा अमेरिका में ऐसा देखा गया कि जो ब्लीचिंग पाउडर है अचानक कंप्यूटर ने ज्यादा रिलीज कर दिया, और उससे होता क्या है कि उससे पानी पॉइजन हो जाती है। आप सोच के देखें, इजराइल एक डेजर्ट है, डेजर्ट में, मरुभूमि में यदि पानी का जो सोल सप्लाई है उसको यदि पॉइजन बना दिया जाए तो वहां के पूरे शहर में रहने वाले 60 लाख 70 लाख लोग बिना पानी के रहेंगे, क्योंकि उसको पानी को साफ करके दोबारा उसको पीने योग्य बनाने में महीनों, घंटों और महीनों लग सकते हैं। तो जो साइबर का जो ये सारे डायमेंशंस है, इससे लोगों की जानकारी बड़ी कम है। और आज का सेशंस जो है इसी प्रयास के साथ है कि क्या क्या चैलेंजेस हैं साइबर में, और इस चैलेंजेस को हम लोग कैसे उभरने में, जो रिसोर्स की जरूरत है उसको हम कैसे कर सकेंगे। तो जो साइबर का जो डायमेंशंस हैं वो बहुत तरह का है। अभी आपको एक और एग्जांपल देते हैं। यूक्रेन का जब युद्ध शुरू हुआ है, मैं निश्चित तौर पे जानता हूं कि आप सबों को यूक्रेन युद्ध के बारे में पता होगा। जब 24 अगस्त को यूक्रेन युद्ध होने के पहले एक बहुत बड़ा घटना हुआ था जिसको बेलारूस रेल साइबर अटैक कहते हैं। बेलारूस जो है रसिया का एक दोस्त कंट्री है, और बेलारूस रसिया के साथ मिलकर के यूक्रेन वाले युद्ध को लड़ रहा है। बेलारूस का रेल अचानक एक दिन 24 फरवरी को 2022 को अचानक जो है सभी सड़क पे रुक जाती है। स्टेशन पे नहीं, बीच में, बीच शहर के ट्रैक के बीच में रुक जाते हैं। उनका सिग्नल सिस्टम काम करना बंद कर देता है, उनकी इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाती है। और तरीके से जो ये बेलारूस जो शहर है वो, उसके बहुत से एरिया ऐसे हैं जो बर्फ से ढका हुआ है, जहाँ पे टेम्परेचर -20 डिग्री, -30 डिग्री होता है। अब मान लीजिए किसी बीच सड़क पे ऐसे पहाड़ के बीच में ट्रेन रुक जाए जहाँ पे टेम्परेचर -20 हो, और रेल के अंदर में से बाहर निकलने का कोई साधन नहीं, क्योंकि बाहर में
मौत है। और ट्रेन के अंदर में न पानी है, न खाना है, न दवा है, और न ही एसी बचा हुआ है, चूंकि इलेक्ट्रिसिटी काम करना बंद कर देता है। और इस तरह के जो अटैक हैं साइबर के, बहुत ही जानलेवा होता है और कई लोगों की जान इसमें गई थी। तो रेल भी जो है साइबर अटैक से पीड़ित है। मैं जानबूझ के यह जानकारी शेयर कर रहा हूं कि क्या कुछ डायमेंशन है साइबर का, और कैसे हम उससे बचने के लिए कुछ रास्ता और उपाय ढूंढें। फ्रॉड की डायमेंशन तो मैं निश्चित तौर पे जानता हूं, आप सबों को पता है इसके बारे में। रसिया ने जब इसका बेलारूस के अटैक का बदला लेना स्टार्ट किया, तो लोगों ने पूरे विश्व भर में ये खबर फैलाई गई कि रसिया ने यूक्रेन पे अटैक किया, लेकिन यूक्रेन ने बेलारूस पे अटैक किया था, जिसके बारे में न्यूज़पेपर में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हुई थी। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो डायमेंशन है साइबर का, वो रेल भी उससे वंचित नहीं है, पानी भी उससे वंचित नहीं है, गैस भी उससे वंचित नहीं है। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। 4 मार्च 2022 को जर्मनी ने सपोर्ट किया यूक्रेन को और बोला कि यूक्रेन के इस युद्ध में मैं चाइना रसिया के अगेंस्ट में लड़ने के लिए हर एक तरह का सुविधा का प्रयत्न करूंगा, और उनको जो भी सपोर्ट चाहिए आर्म्स का, एमुनिशंस का, वो मैं दूंगा। इसके अगेंस्ट में ऑयल टैंकिंग, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा पेट्रोल सप्लाई करने वाली कंपनी, जैसे इंडिया में ऑयल इंडिया है या जियो का अपना बड़ा सा ऑयल का सप्लाई का कंपनी है, तो ऐसे ही वर्ल्ड का जो है लार्जेस्ट कंपनी में से आता है, इसका नाम है ऑयल टैंकिंग, जर्मनी का। 4 मार्च को जैसे ही रसिया के अगेंस्ट में आर्म्स एमुनिशन भेजने का उसने वचन दिया, 4 तारीख को रात को ऑयल टैंकिंग पे एक मेजर साइबर अटैक हुआ, और उसके बाद 7 से 8 दिन तक ऑयल टैंकिंग कोई भी ऑयल का सप्लाई पूरे यूरोप में नहीं कर पाया। इसका इंपैक्ट, जो पहले $78 पर बैरल था दाम, सप्लाई नहीं करने के कारण से इसका दाम बढ़कर के सीधा $100 हो गया। $22, करीब करीब 25% ऑयल का दाम 3 से 4 दिन के अंदर में बढ़ गया। तो इवन ऑयल जो है पेट्रोल पंप में जो सप्लाई हो रहा है वो भी नहीं काम करता है। साइबर से सारे लोग कनेक्टेड हैं और उस पर भी अटैक होता है, और उसका इम्पैक्ट कि कई दिनों तक ऑयल का सप्लाई नहीं था, कहीं पे सब्जी नहीं भेजा जा सकता है क्योंकि ट्रक में सब्जी के लिए तेल की जरूरत होती है, और कहीं भी खाद्य सामग्री समय पे नहीं पहुंच पा रही है। बहुत सारे सामान जो ऐसे होते हैं जो तुरंत खराब हो जाते हैं 2-3 दिन में, वो सारे सामान सड़ जाएंगे क्योंकि नहीं उसको भेजने के लिए ट्रक है, नहीं उसमें एयर कंडीशन चलाने के लिए तेल है। तो इसका इम्पैक्ट पूरे इकोनॉमी पे पड़ता है। यदि आप भारत की तरफ रुख उठा करके देखें तो आप देखेंगे कि इंडिया में भी कई साइबर अटैक्स मेजर हो रहे हैं, जिसमें से एक का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का जो अटैक था, वो उसके कई डायमेंशन है, बहुत कुछ उसके बारे में पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन इतना जान लीजिए कि एम्स करीब 7 दिन तक डिसफंक्शनल था, और जो डॉक्टर दवा देना चाह रहा था सारा मैनुअली दे रहा था, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स काम नहीं कर रहा था दवा देने के लिए या मेडिकल चेकअप के लिए। आप सोच के देखिए कि जिस संस्था में रोज करीब 2 लाख से 3 लाख लोग इलाज कराने आते हैं, उनको समय पे इलाज नहीं करा पाना क्योंकि कंप्यूटर अवेलेबल नहीं है किसी के पास, सारा काम मैनुअल करना पड़ रहा हो, तो कितना कष्ट से लोगों ने उस 7-8 दिन को गुजारा होगा। साथ ही ऑयल इंडिया, नॉर्थ ईस्ट में ऑयल इंडिया का एक बहुत सारी बड़ी सी कंपनी है, ऑयल इंडिया लिमिटेड, और उसमें भी साइबर अटैक हुआ था। प्लस यदि आपको पोर्ट ट्रस्ट की तरफ देखेंगे तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जब इंडिया से सब्जी का पहला खपत लेकर के गल्फ जाने वाला था, उस वक्त जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट पे एक मेजर साइबर अटैक होता है और पोर्ट ट्रस्ट काम करना बंद कर देता है, और वो सारे पोर्ट पे खड़े जहाज जो सब्जी लेके खड़े हैं वो आगे मूव नहीं कर पाते हैं इंस्ट्रक्शन के बगैर, कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन के बगैर, और इस तरह सब्जी कई खराब हो जाती है, और इंडिया का पहला बार जो ग्रीन वेजिटेबल का सप्लाई मिडिल ईस्ट में करने का प्लान था वो डिसरप्ट हो जाता है। ये सारे अटैक्स जो है साइबर के बड़े प्लान्ड हैं, बहुत ही सिस्टम से। जब अभी मैं बात ही कर रहा हूँ साइबर के बारे में, और एक बहुत बड़ी बैंक में नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो अभी पब्लिक डोमेन में नाम नहीं है, ऑलमोस्ट $5.5 बिलियन का ट्रांजेक्शन वाली बैंक
करीब 1 लाख करोड़ का टर्नओवर वाली बैंक अचानक एक बड़ा सा अटैक में चला जाता है, और अभी पिछले 3 दिन से वो स्ट्रगल कर रहा है अपने बिजनेस को वापस आने के लिए। तो ये जो साइबर का डायमेंशन है सिर्फ फ्रॉड नहीं है, फ्रॉड से कई बड़ा है। लाइफ के साथ में छेड़छाड़ किया जा सकता है। आप सोच के देखिए, दवा बनाने वाले कंपनी पे यदि साइबर अटैक हो और दवा में जो कुछ इंग्रेडिएंट लग रहा है वो सही इंग्रेडिएंट नहीं जाके गलत इंग्रेडिएंट चला जाए, तो दवा खाने वाले लोगों का कई का तबीयत और खराब हो सकता है या कई की डेथ हो सकती है। और ये सारा चीज कनेक्टेड वर्ल्ड में बहुत आसानी से संभव है। भाइयों और बहनों, यदि आप में से कोई क्वेश्चन है, एक हाथ किन्होंने हाथ रेज किया है, यदि कोई क्वेश्चन है तो जरूर प्लीज पूछें। आगे बढ़ने के पहले हम लोग 2-3 मिनट का विराम लेते हैं और कुछ क्वेश्चन आंसर हो, ताकि लोग आप पार्टिसिपेट कर सकें, आपके हमारे बारे में जानकारी कुछ मिल सके। कोई क्वेश्चन है आप सबों को? अनम्यूट कर लें, यदि कोई बोलना चाह रहे हैं तो अनम्यूट करके बोलें। भाई साहब ये बताइए यस जगदीश जी। कि इसको साइबर अटैक और साइबर क्राइम के लिए क्या प्रिकॉशंस हमको करनी चाहिए? जरूर। यह मेरे आज का उद्बोधन का पार्ट है कि हम क्या कुछ कर सकते हैं साइबर अटैक से बचाने के लिए। हमारे वो भाइयों बंधुओं जो एमएसएमई के पार्ट हैं और उनके पास साइबर का कुछ कैपेबिलिटीज है, उनको बचने का क्या किया जा सकता है, साइबर क्राइम से बचने के लिए हम और आप क्या कर सकते हैं, वो सारी चीज हमारे उद्बोधन का पार्ट है। और जैसे ही मैं आगे बढ़ूंगा इसके बारे में कुछ और जानकारी आपको दूंगा। थैंक यू। कोई और क्वेश्चन किसी को? कोई और संशय? सर मैं जगदीश जी, बोलना चाह रहा हूँ। हाँ प्लीज। सर इसके लिए जो साइबर अटैक या साइबर क्राइम होते हैं, इसके लिए बच्चों के लिए कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन चाहिए इसके लिए, या किसी भी स्ट्रीम का जो क्या शुभ नाम है भाई साहब आपका? है? क्या शुभ नाम है? मेरा मदन धारवाल। अच्छा मदन जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, जबकि वो मेरे क्वेश्चन का आगे का पार्ट था, लेकिन मैं उसको आपको दिखाता हूँ। हेलो। हाँ मदन जी, आप हाँ सर। बोलिए। हाँ मैं वही पूछ रहा था कि ये इसकी क्वालिफिकेशन के लिए कोई स्पेसिफिक जो है वो चाहिए कोई, या किसी भी स्ट्रीम का कोई भी व्यक्ति इसको जो है ना सीख सकता है या ट्रेनिंग ले सकता है? देखिए, जो इसका इसका आंसर पूरे डिटेल में मैं दूंगा। बहुत अच्छा किया, ये मेरे स्लाइड का ही पार्ट है। मैं चाह रहा था इसको बताने के लिए, लेकिन मैं इसको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। हाँ सर। देखिए, क्या है कि जो वर्ल्ड के जो सबसे बड़े हैकर्स हैं उनकी उम्र 6 से 16 साल के बीच होती है। और आप सोच सकते हैं कि 6 से 16 साल के बीच में कोई बंदा इंजीनियर नहीं बढ़ सकता है। तो निश्चित तौर पे ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बड़ा ही रोचक सब्जेक्ट है, और इसके लिए कोई डायमेंशंस की जरूरत नहीं कि क्या पढ़ाई आपने करके रखा है। यदि 6 से 12 साल का जो बच्चा जो होता है वो पैशनेट होता है, कुछ करना चाहता है। अभी हाल का कहीं एक एक बच्चा को अरेस्ट किया गया। मैं 2 बच्चे के बारे में बात करूंगा। एक को मैं, दोनों को मैं लकीली जानता हूँ। एक बंदा जो है वो यूके का है, लंदन का है। वो सिर्फ 14 साल का है और उसने बड़ा छोटा सा क्राइम किया था। उसने 21,000 करोड़ का रैंसमवेयर का अटैक फॉर्च्यून 500 के 40 कंपनियों पे किया था। उसकी उम्र सिर्फ 14 साल थी। तो
पहला पहला जो पार्ट ऑफ आंसर है कि इसमें पैशनेट बच्चों की जरूरत होती है, जो सीखने के लिए तैयार है। उनको कॉलेज भी जाने की जरूरत नहीं है। यदि खुद सीखने के लिए तैयार है तो वो सारा चीज ऑनलाइन यूट्यूब के ऊपर में या IRC चार्ट के ऊपर में पड़ा रहता है। लेकिन इसमें यदि ये फॉर्मल एजुकेशन की बात करें तो ये जो स्लाइड देख रहे हैं इसमें ये जो 20 सब्जेक्ट देख रहे हैं, ये 20 सब्जेक्ट्स की जानकारी रखने वाले इसमें इस स्ट्रीम में जरूरत है। सभी लोग ये सोचते हैं कि ये IT का प्रॉब्लम है साइबर, और साइबर के लिए IT का नॉलेज का जरूरत होता है। हद तक सही भी है, लेकिन इसमें सिर्फ IT का जरूरत नहीं होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जो क्रिमिनल का बिहेवियर एनालिटिक्स IT का पार्ट नहीं है, वो बिहेवियरल साइंस या साइकोलॉजी का पार्ट है। तो इसमें साइकोलॉजी के लोगों की भी उतनी ही जरूरत है, ताकि क्राइम को रोकने के लिए कैसे हम बिहेवियरल साइंस का यूटिलाइज कर सकें और क्राइम को कम कर सकें, वो एक डायमेंशन है। तो उसमें बिहेवियरल साइंस की जरूरत है। क्रिमिनोलॉजी जो है वो लॉ का एक एडवांस या साइकोलॉजी का एक एडवांस वर्ड है, क्रिमिनोलॉजी। तो क्रिमिनोलॉजी जो है वो 2 डायमेंशन में देखता है, क्रिमिनल का पास्ट बिहेवियर और प्रिडिक्टिव मॉडल्स, और फ्यूचर बिहेवियर क्या होगा, और उसको रोकने के लिए, क्राइम को रोकने के लिए क्रिमिनोलॉजी या फोरेंसिक्स की कैसे हम जानकारी ले सकते, उसके लिए लॉ की जरूरत होती है। साइबर में जो IT के या सिस्टम इंजीनियरिंग की जरूरत तो होती ही है निश्चित तौर पे, लेकिन उसके सिवा मैथमेटिक्स की, स्टैटिस्टिक्स की भी जरूरत होती है। अभी जो मॉडर्न अटैक्स हैं वो सारे रोबोट के द्वारा किए जाते हैं। रोबोट का जो अटैक है उसको आंसर देने के लिए हम और आप चाह कर भी उसको तरीके से आंसर नहीं देंगे। हम और आपको छोटा छोटा ब्रेक लेना पड़ेगा, आई ब्लिंक करना पड़ेगा। रोबोट तो आई भी ब्लिंक नहीं करता है। इसीलिए मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स की भी जानकारी इसमें जो लोग हैं, जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा कैरियर है, क्योंकि ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम है और इसका मैथमेटिकल सॉल्यूशंस की भी जरूरत होती है। और यदि आप देखेंगे कि इसमें जो वॉर होती है, एक कंट्री दूसरे कंट्री पर जो साइबर वॉर कर रहा है, उसमें जियोपॉलिटिक्स की भी काफी अहम भूमिका होती है। तो जियोपॉलिटिक्स जो है वो पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है और डिप्लोमेसी का सब्जेक्ट है। तो बहुत सारे जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी साइबर में काफी अपॉर्चुनिटीज है। सिमिलरली जो है लॉ एंड रेगुलेशन एक एरिया है जिसमें फॉरेंसिक्स की जानकारी हो, IT लॉ की जानकारी। अभी होता क्या है कि जैसे एक क्रिमिनल पकड़ा गया, अब क्रिमिनल के ऊपर में एक FIR हो गया। FIR को जो रन करता है वो 2 पार्टी का वकील होता है, एक क्रिमिनल साइड का वकील होता है और एक डिफेंस साइड का वकील होता है। तो एक ऑफेंस साइड का वकील होता है, प्रोसिक्यूटर होता है। अब ये दोनों लॉयर्स को IT एक्ट की पूरी जानकारी होनी चाहिए, उनको फॉरेंसिक्स की भी जानकारी होना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है कि वो जो चोर का जो तरीका है चोरी करने का, साइबर क्राइम का, उसको जो है सो जिरह में कई बार हम इसलिए हार जाते हैं क्योंकि मुझे जानकारी नहीं होती है उसके बारे में। तो लॉ एंड रेगुलेशन भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जिसमें लाखों लॉयर्स को साइबर की, करीब हर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 5 से 10 लॉयर्स जो साइबर के स्पेशलिस्ट है उनकी जरूरत है मार्केट में। आप सोच सकते हैं कि हमारे यहाँ करीब 782 करीब में कोर्ट है, जो बड़ी कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, और करीब 1400 सब डिविजनल कोर्ट्स हैं। करीब 2100 कोर्ट में 10-10 आदमी, मतलब करीब 21 से 22,000 आदमी इमीडिएटली चाहिए लॉ जिनको साइबर सिक्योरिटी के बारे में आती है। साथ ही इसमें वॉर स्ट्रेटेजी के लिए लोग की जगह है जो स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं, प्लस डाटा साइंस है जो स्टैटिस्टिक्स का एक एडवांस वर्ड होता है, उसके चाहिए। अब क्या है कि सारी MSME जो है, जो मैन्युफैक्चरिंग में है, वो मैकेनिकल होती है और उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स जो है कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है। तो मेकाट्रॉनिक्स भी एक एरिया है जिसमें काफी कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं जो साइबर में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन तो डेफिनेटली इसका इंटीग्रल पार्ट है। तो आप देखेंगे कि इसमें कोई मल्टीपल स्कूल और मल्टीपल डायमेंशंस की पढ़ाई होती है, लेकिन एक बात बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो भी इसको पढ़ते हैं उनको थोड़ा पैशनेट होने की जरूरत होती है, और मार्केट में इनकी अपॉर्चुनिटी अनलिमिटेड होती है। बहुत वास्ट सब्जेक्ट है।
बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, करेक्ट। और देखिए आप जितने जितने पुलिस ऑफिसर हैं पूरे कंट्री में, करीब 6.5 लाख पुलिस स्टेशन हैं। हर एक पुलिस स्टेशन में एटलीस्ट 2 आदमी चाहिए, क्योंकि 24 घंटे तो एक आदमी रहेगा नहीं। तो 2 से 3 आदमी हर एक पुलिस स्टेशन में चाहिए कि रात में क्राइम रिपोर्ट हो तो रात में ही उस पर एक्शन लिया जा सके। अब ये साइबर क्राइम का जो डिजाइन है वो काफी इंटेंस है, काफी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है। अधिकतर थाने में तो लोगों को एफआईआर करना भी नहीं आता है, तो ऐसे समय में उनसे ये उम्मीद करना कि साइबर क्राइम का इन्वेस्टिगेशन होगा, जो चोर है वो पकड़ा जाएगा, इसी के कारण से किसी चोर का इसमें पकड़ा जाना बड़ा ही मुश्किल होता है, क्योंकि जानकारी के अभाव में वो चोर जो है समय पे पकड़ा नहीं जाता है और बाद में वो छूट जाता है, या फिर उसका चार्जशीट सही ढंग से नहीं कर पाता है पुलिस स्टेशन। तो बहुत बड़ी डायमेंशन है मदन जी, और आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, धन्यवाद आपका। काफी स्कोप है इस लाइन में से। करेक्ट करेक्ट, एकदम सही बताया आपने। ठीक सर, धन्यवाद। यस सर, आगे। हाँ, ये जो स्लाइड है ना, ये आपको लगेगा कि ये मेरा घर है या नहीं है, बड़ा खूबसूरत सजा हुआ घर है, लेकिन इसमें जितना कुछ है ना वो सारे आपके मोबाइल का पार्ट है। मोबाइल में आपका म्यूजिक सिस्टम है, मोबाइल में आपका टेलीविजन है, और मोबाइल में आपका वाईफाई है, मोबाइल में आपका कैमरा है, मोबाइल में आपका बल्ब लगा हुआ है, टॉर्च का काम करता है। मोबाइल में आपका हीट सेंसर भी होता है, ताकि आपका मोबाइल कभी गर्म हो जाए तो अपने आप ठंडा हो जाए या अपने आप शट डाउन हो जाए। तो ये बहुत सारे सेंसर से बना हुआ आपका जो मोबाइल है, वो हर एक सेंसर्स आपके लिए एक खतरा का सिग्नल देता है या घंटी बजाता है। कई बार हम इसको समझते नहीं हैं और एक अच्छा सा मोबाइल खरीदते हैं और इस उम्मीद में रहते हैं कि मोबाइल में तो सब कुछ ठीक है, और जो फ्रॉडस्टर होता है इन सबों को मिसयूज करता है और आपके अगेंस्ट में फ्रॉड, और कई बार तो आपका मोबाइल को ब्लास्ट करा सकता है टोटली, और उसमें आपकी जान भी जा सकती है। आपको लगेगा कि ये शायद मैं कुछ उसको बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो पिछले 1 वर्षों में करीब करीब 6,000 लोग, 5,936 FIR ऐसा है जो भारत में लॉन्च किया गया, और ये वो सारे केस है जिसमें लोग का मोबाइल ब्लास्ट होने के कारण से डेथ हो जाता है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि मोबाइल में बहुत सारे सेंसर्स होते हैं। तो कुछ सेंसर के बारे में तो हम तो जानते हैं, जिसमें म्यूजिक सेंसर है, माइक है जो आपका वॉइस सेंसर्स है, प्लस आपका वीडियो सेंसर है जो कैमरा में काम कर रहा है, प्लस आपका टेलीविजन के लिए जो है डिस्प्ले के लिए जो सेंसर्स हैं उसमें पिक्सल्स के लिए, प्लस उसमें टॉर्च है तो उसके लिए लाइट सेंसर्स हैं, उसमें हीट सेंसर है ताकि हीट बढ़ जाए तो अपने आप मोबाइल बंद हो जाए ताकि ब्लास्ट नहीं हो। ये करीब 10 ब्लूटूथ सेंसर होता है जैसे आप ईयरफोन से सुन सकते हैं, NFC सेंसर होता है जिसको टैप करके आप जो है सो अपने मोबाइल से पेमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे करीब 10-15 सेंसर के बारे में हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि एक साधारण मोबाइल में करीब 133 सेंसर्स होते हैं, 133 सेंसर्स होते हैं, और हमको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। और आपको जानकर इस पेज में आप देखेंगे कि कुछ छोटा छोटा अदर सेंसर्स के बारे में बोले हैं जो सारे आपके मोबाइल में होते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता है। आप देखिए एक RFID सेंसर्स होता है, एक इंफ्रारेड सेंसर होता है, एक कई बार बायो सेंसर्स होता है कि आपके पसीना से बताता है कि आपका हेल्थ का क्या पैरामीटर है इस वक्त, प्लस इन्वायरमेंटल सेंसर होता है कि जैसे लाइट बहुत तेज है बाहर में तो अपने आप लाइट कम हो जाता है मोबाइल का, या मोबाइल में आप डार्क में है तो काफी तेज लाइट से आंख खराब करेगा तो अपने आप वो घट करके कम हो जाता है रोशनी रात के समय में। कई मेडिकल सेंसर्स होते हैं जिसमें आपका ECG सेंसर्स होता है, आपका फूड का सेंसर्स होता है, कई न्यूरल सेंसर्स होते हैं, और ये सारे सेंसर्स जो हैं बाहर के वर्ल्ड से कम्युनिकेट करते हैं, और यहाँ पे साइबर अटैकर इनको मिसयूज करके ये सारे को एक्सप्लॉइट करने का कोशिश करता है, और कई बार आपका इसमें जान का भी खतरा बन जाता है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको ध्यान आएगा। यदि आप कार ड्राइव कर रहे हैं और आपने GPS ऑन करके रखा है और अपना मोबाइल को रख दिया है, खास करके राजस्थान में मैं हाल में ही था, मैं जोधपुर में था, तो टेम्परेचर तो काफी ज्यादा है और मेरी गाड़ी में GPS सामने में लगा हुआ था, तो अचानक मोबाइल बोलता है कि बहुत ज्यादा गर्म हो गया और शट डाउन कर देता है। वो इसलिए शट डाउन होता है क्योंकि उसमें एक हीट सेंसर होता है, वो देखता है कि बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ रही है तो अपने आप बंद हो जाता है, नहीं तो वो लिथियम बैटरी ब्लास्ट हो सकता है। यदि वो
किसी कारणवश मैलवेयर के कारणवश या वायरस के कारण से यदि वो हिट सेंसर काम करना बंद हो जाए तो हर एक गर्म शहर में वो ब्लास्ट करेगा और ये कुछ ना कुछ डैमेज करेगा। यदि आपके छाती के पास में फोन रखा हुआ है या कान में लगा के बात कर रहे हैं और ब्लास्ट हो जाएगा तो हो सकता है उससे आपका चेहरा डैमेज हो जाए या आपकी डेथ हो जाए। तो ये जो डायमेंशन है ना साइबर का, वो बहुत ही खतरनाक डायमेंशन है। फ्रॉड तो एक डायमेंशन है, लेकिन लाइफ एंड सेफ्टी उससे बड़ा डायमेंशन है और उसको समझने की जरूरत है हमें। और सबसे मजेदार बात क्या है कि ये सारे डायमेंशंस है, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए जो इंसान चाहिए उनकी बहुत ही ज्यादा मात्रा में कमी है पूरे देश भर में। यदि आप ध्यान से यदि इस चीज को देखें कि कितनी रिक्वायरमेंट है हमारे यहाँ और उसके लिए क्या क्या डायमेंशन है ठीक करने के लिए, तो शायद आपको जान करके आश्चर्य होगा कि हमारे पास इंसान जो अच्छी तरह से साइबर की जानकारी रखता हो उनकी कितनी कमी। यदि आप नॉर्थ कोरिया की तरफ देखेंगे, नॉर्थ कोरिया ना पिछले एक साल में, बस सब्जेक्ट चेंज कर रहा हूँ, पिछले एक वर्ष में करीब करीब 1 लाख करोड़ का जो है इनकम उसने सिर्फ रैंसमवेयर से किया है। जो क्रिप्टो करेंसी होता है, बिटकॉइन वगैरह होता है, बिटकॉइन का फ्रॉड करके इसने करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपया जो है डॉलर, 1 लाख करोड़ डॉलर उसने सिर्फ फ्रॉड करके कमाया है। तो यदि आप इसे कुछ और ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा कि जो कई बार अटैक, जैसे चाइना जो है डायरेक्ट आपको अटैक नहीं करेगा। हम लोगों ने तो बोला कि चाइना का अटैक है, लेकिन ये प्रूव करना बड़ा मुश्किल है कि चाइना ने उस पे अटैक किया था। और यदि और ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हेलो। तो जो बहुत बहुत सारा अटैक ऐसा है जो कई बार चाइना किसी दूसरे को पैसे दे देता है अटैक करने वाले को और बोलता है आप भारत पे अटैक करो। तो स्पॉन्सर अटैक का संख्या जो है ना काफी बढ़ रहा है और उनको डिटेक्ट करना कि किसने अटैक, किस कंट्री ने किस कंट्री पे अटैक किया, करना बड़ा मुश्किल होता है। और यदि आप देखिएगा कन्वेंशनल अप्रोच जो है कि हमारा अटैक होगा तो हम उसको डिफेंड करेंगे, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है और बहुत ज्यादा वो सेफ्टी नहीं करता है। एक बार आपके मशीन में रैंसमवेयर का अटैक हो गया या आपका मोबाइल ब्लास्ट हो गया तो जो डैमेज होना था उस वक्त हो गया, उसको आप कुछ ज्यादा परिवर्तन उसमें नहीं कर सकते। तो शायद ये समय आ गया है कि जो क्राइसिस है, इतना बड़ा लेवल पे क्राइसिस है और इतना इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी है, शायद ये लोग को इसके प्रति उतनी जानकारी नहीं है, इसलिए इसकी पढ़ाई बहुत ज्यादा नहीं हो रही है देश में। और यदि इसमें कोई बच्चा अपना करियर बनाना चाहता है तो इसके लिए तो खैर गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इससे मतलब इस शब्द से कहीं कोई इसमें कुछ ज्यादा इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगा बोलना कि यदि जो भी बच्चा इसमें आएगा उसको निश्चित तौर पे जॉब मिलेगी और बहुत हाई डिमांड की जॉब मिलेगी। ये छोटा सा एग्जांपल मैं फिर दूंगा आगे जाकर के। लेकिन अभी जो करंट डिजाइन ऑफ ट्रेनिंग एंड एजुकेशन है वो बहुत ही ओल्ड है, आर्काइक से बहुत ही पुराना है और ये नया डायमेंशन है। इसमें बहुत सारी पढ़ाई नई होनी चाहिए जो आज नहीं हो रहा है कंट्री में, जिसके कारण से बच्चे बहुत अच्छा पढ़ करके भी जॉब उसको नहीं मिल पा रहा है। तो जो क्राइसिस है इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या चैलेंज है हमारे पास और फिर हम लोग इस पे जानकारी को आगे बढ़ाएंगे। इस चैलेंज से निपटने के लिए क्या हमारे पास साधन या संसाधन है। एक वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी कंपनी है जो सर्वे करते रहती है कि कितने क्या क्या कुछ साइबर सिक्योरिटी में करने की जरूरत है। और यदि आप इसकी पूरी डायमेंशन को, डिटेल डायमेंशंस को देखेंगे तो ये 4 कंपनी ने बहुत बड़ा बड़ा सर्वे किया। माइकल पेज जो है, एक संस्था का नाम है जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा एचआर का कंपनी है। वर्ल्ड में यदि 100 आदमी का हायरिंग ऑनलाइन होता है तो उसमें से 10 आदमी का हायरिंग माइकल पेज करता है। तो बहुत बड़ी कंपनी है ये। इसने एक रिपोर्ट निकाला था लास्ट ईयर, उसने बोला कि आज के समय में 3.1 मिलियन लोग का जॉब ऑफर उनके पास है और पिछले 11 महीना से किसी ने अप्लाई नहीं किया।
31 लाख अपॉर्चुनिटी ग्लोबली है। यदि किसी बच्चे को विदेश जाने का शौक है और उसके पास राइट स्किल्स है तो बहुत आसानी से उनको जॉब इस एरिया में मिल सकता है। तो माइकल पेज का जो स्टडी था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी था। यदि इसी तरह से एक बार स्कॉट एंड मे ने एक सर्वे किया और सर्वे में करीब फॉर्च्यून 2000 कंपनी, वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी 2000 कंपनियां हैं, उनका सर्वे करने के बाद बताया कि 90% कंपनी के जो लीडर्स हैं वो बोल रहे हैं कि साइबर सिक्योरिटी का स्किल्स बाजार में नहीं है और हमको राइट स्किल्स नहीं मिल रहा है। और जब तक हम ट्रेन करते हैं, उनको रेडी करते हैं, तब तक वो बंदा छोड़ करके कहीं और हायर पे चला जाता है, क्योंकि बाजार में डिमांड है और सप्लाई है नहीं। थोड़ी सी टेक्निकल स्किल हो जाती है तो बच्चे फिर छोड़ करके बड़ा पैसे पे चला जाता है। सिमिलरली कॉर्न फेरी ने एक और एचआर की कंसल्टिंग कंपनी है, उसने भी यही बोला कि 2030 तक करीब करीब 1 करोड़ आदमी का शॉर्टेज होगा। अभी करीब 5 करोड़ की शॉर्टेज है और बाय 2030 ये शॉर्टेज बढ़ के डबल हो जाएगा 5 साल में। और एवरी ईयर ये शॉर्टेज बढ़ता चला जाएगा अनलेस कि हम कुछ नई इंटरवेंशन करेंगे, नया टेक्निक लगाएं पढ़ने का, जिसमें बच्चे को लार्ज स्केल पे ऑनलाइन एजुकेशन से सिखाएं, तभी ये इसको रिकवर करने का अपॉर्चुनिटीज हैं। वर्ल्ड की एक और कंपनी ISC स्क्वायर, बहुत बड़ी साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग की कंपनी है, उसने अभी बताया कि 4 मिलियन 40 लाख आदमी का जरूरत आज है विश्व को साइबर में। आप सोच के देखिए कि जब हम IT के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, डिग्री के लिए लोगों को, बच्चों को अपना पेमेंट करते हैं, और जब बच्चे जाते हैं पेमेंट लेकर के पढ़ने के लिए, तो उनके पास कोई गारंटी नहीं होती कि जॉब मिलेगी। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि सिर्फ राजस्थान में ही कम से कम 22 इंजीनियरिंग कॉलेज ऐसे हैं जो नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स में बंद हो जाएंगे। इसलिए बंद हो जाएंगे क्योंकि उसमें जो IT की जो पढ़ाई हो रही है उसके कोई हायरिंग नहीं हो रहा है बाजार में। लेकिन सेम टाइम में यदि साइबर सिक्योरिटी की पढ़ाई उन कॉलेजेस में स्टार्ट हो जाए तो बाजार में जो है उनकी मार्केट वैल्यू काफी बढ़ जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य से उसके लिए पढ़ाने वाले ना टीचर है और न ही कॉलेज में उस तरह का विजन है, अंडरस्टैंडिंग है कि भाई हम कैसे पढ़ाई को आगे कर सकते हैं। मजेदार बात क्या है कि सभी को लगता है कि जो कंपनी, कंप्यूटर वाली कंपनी है, उनसे कोई टूल ले लेते हैं और साइबर सिक्योरिटी से मेरा रक्षा हो जाएगा, हमारा नहीं फ्रॉड होगा, नहीं स्टैक होगा, हम एंटी मैलवेयर लगा लिए, एंटीवायरस अपने कंप्यूटर पे लगा लिए तो मेरा काम खत्म हो गया। दुर्भाग्य से वर्ल्ड की 2000 सबसे बड़ी कंपनी में 1600 कंपनी ने पिछले 1 साल में सभी ने ब्रीच बोला कि हमारे यहाँ एक मेजर साइबर अटैक हुआ है जो डिसरप्टिव था, हमारे लिए काफी खतरनाक अटैक हमारे यहाँ हुआ है। अब इन सारे 1600 कंपनी जिनके यहाँ अटैक हुआ है, उसने 75 से ज्यादा टूल लगा के रखा है बचाने के लिए। आप जब इस छोटे कंपनी को देखते हैं, MSME कंपनी को देखते हैं, तो उनके पास सिर्फ एक फायरवॉल होता है और कुछ भी नहीं होता है। और कई कंपनी में तो फायरवॉल भी नहीं होता, सारा कम्युनिकेशन लैपटॉप पे होता है और बैकअप भी वही रहता है, और लैपटॉप में अचानक रैनसमवेयर का अटैक होता है, बचने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि एंटीवायरस, एंटी मैलवेयर लगा करके भी वो बचता नहीं है। तो ऐसे समय में अधिकतर MSME की कंपनियां का वेबसाइट हैक हो जाता है और उससे बचते नहीं है वो। पिछले 1 वर्षों में करीब 65,000 से ज्यादा MSME कंपनी में सिक्योरिटी ब्रीच रिपोर्ट किया है सर्टिन इंडिया को, और ये इसका संख्या बढ़ता जा रहा है। इसीलिए समय एकदम उपयुक्त है जहां पे पीपल को ट्रेन करें साइबर पे, नहीं इसको साइबर को डायमेंशन को समझने में थोड़ी आसानी होगी, बहुत सारे साइबर अटैक्स को हम बचा पाएंगे, और हमारे कई बच्चों को जो जॉबलेस हैं, जिनको जॉब नहीं मिल पा रही है, उनको बहुत आसानी से जॉब मिल पाएगी। एक 1990 के समय में जब सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी का काफी शुरुआत हुआ था, कंप्यूटर आना शुरू हुआ था, हम लोग तो खैर उसी फेज में अभी भी 1990 वाले फेज में। यदि आप MSME कंपनीज को देखेंगे या अच्छे मिड साइज कॉर्पोरेट को देखेंगे तो वो कंप्यूटर का स्टार्ट अभी किया है भारत में। 1990 में ग्लोबली कंप्यूटर का काफी जोर शोर से बाजार गर्म हुआ और साथ ही बहुत सारा साइबर अटैक भी शुरू हो गया। तो 1990 के समय में सभी लोगों ने शब्द का यूज किया इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का मतलब हुआ कि जो आपका डाटा है, आपका बैंक का खाता है, वो सेफ रहना चाहिए, बस उतना ही। लेकिन
का जो डोकेड खत्म हुआ और 21वीं शताब्दी का जब शुरू हुआ, तो 2008 के करीब में एक नया साइबर अटैक शुरू हुआ। उसमें डाटा का कोई चोरी नहीं करता था, लेकिन डाटा को जो एक्सेस करना चाह रहा था, जो उसको लेना चाह रहा था एक्सेस, उसको नहीं मिलता था। आप सोच के देखिए कि स्टेट बैंक में आपका अकाउंट है और आप ऑनलाइन बैंकिंग के लिए ऑनलाइन जा रहे हैं, लेकिन आपको एक्सेस नहीं मिल रहा है। कोई ना कोई कारण से हर बार बोलता है एक्सेस डिनाइड, 403 एरर, लेकिन आपको एक्सेस नहीं मिल रहा है। अब क्या है कि जो स्टेट बैंक का वेबसाइट है, मैं स्टेट बैंक का इसलिए नाम ले रहा हूं कि आपको पता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्टेट बैंक का वेबसाइट वीक है, काफी मेहनत करके उन्होंने बनाया है। तो वेबसाइट में क्या होता है कि किसी भी वेबसाइट पे, बैंकिंग के वेबसाइट पे जाते हैं तो एक लिमिट होता है कितने लोग को एक साथ में हैंडल कर सकता है। मान लीजिए स्टेट बैंक एक समय में 10 लाख लोगों को हैंडल कर सकता है, और मान लीजिए सेम स्टेट बैंक के वेबसाइट पे करीब 5 करोड़ लोग एक साथ आ गए, तो क्या होगा? तो अधिकतर लोगों को एक्सेस नहीं मिलेगी। तो 2010 में अमेरिकन गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि जो साइबर का अटैक है, इसका डायमेंशन इतना बड़ा है कि कई बार जो है वेबसाइट को हैक करने की जरूरत नहीं है, वेबसाइट को इनएक्सेसिबल कर देने से भी, जहां पे लोग एक्सेस ही नहीं कर पाए, तो वैसा जो है सो अप्रोच से भी जो है साइबर अटैक होता है। इसलिए उन्होंने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का वर्ड बदल करके साइबर सिक्योरिटी किया, जिसमें उपलब्धता जो है सो वेबसाइट का वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगा था। इसलिए बोला कि वेबसाइट उपलब्ध हो, इसलिए साइबर सिक्योरिटी है, न कि सिंपल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है। 2020 में एक बहुत ही बड़ा डॉक्यूमेंट प्रिंट हुआ था, अमेरिकन गवर्नमेंट ने प्रिंट किया था। उसमें लिखा कि सारे वेबसाइट हैक हो जा रहे हैं, 75 से ज्यादा टूल लगाया है, फिर भी हैक हो जा रहा है। क्या कोई ऐसा तरीका है कि हैकिंग के बाद भी हम फंक्शनल हो सके? क्या हम अच्छा बैकअप ले सकते हैं, एक अच्छा टेक्निक डेवलप कर सकते हैं जिसमें अटैक करने वाले को तो रोक नहीं सकते हैं? जो आदमी आरडीएक्स का बॉम्ब ब्लास्ट करने के लिए कमिटेड है कि हम मर भी गए तो भी अटैक करेंगे, ऐसे जिहादी से बचने का कोई तरीका नहीं है। तरीका एक ही है, क्या उसको हम पहले डिटेक्ट करके पहले हमारे बिल्डिंग के पास आने के पहले उड़ा सकते हैं क्या? तो उस ढंग का जो तैयारी है, उसका नाम दिया उन्होंने साइबर रेजिलियंस। 2022 में सारे लोगों ने रियलाइज किया यूक्रेन वॉर के बाद कि कुछ भी कर लो, अटैकर टाइम पे अटैक करता है और अपना सिस्टम्स को खराब करके चला जाता है। इस साल 530 गवर्नमेंट की संस्था हैक हुई है पिछले एक साल के अंदर में। शायद ही ऐसी कोई राज्य की जो है सरकार की संस्था है जो नहीं हैक हुई इस साल, और जबकि सारे लोग अच्छा खासा पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन लोग नहीं है जो उस मशीन को अच्छा से चला सके, जिसके कारण से प्रॉब्लम हो रही है। तो जो अटैक होती है ना, अब एक एग्जांपल दे रहा हूं कि अटैक के लिए क्या करना चाहिए, अटैक से बचने के लिए क्या करना है। किसी ने, मदन जी ने आपने शायद पूछा था यह क्वेश्चन, या आप में से किसी ने पूछा था क्वेश्चन कि हम अटैक तो होता है, उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो अटैक का डायमेंशन को समझने की कोशिश करें। जैसे आप अपने कमरे में बैठे हुए हैं और आपके चारों तरफ दीवार है, और ये 10 फीट बाय 10 फीट का कमरा है, और आपको हाथ में जो है ना एक पत्थर या डार्ट बोर्ड जो देख रहे हैं सामने में स्क्रीन के ऊपर में, इसका जो तीर है आपके हाथ में देते हैं और आपके आंख में पट्टी बांध देते हैं और बोलते हैं कि आंख बंद में ही इसको दीवार पे फेंकिए, यदि दीवार पे मिलेगा तो आपकी लॉटरी खुल जाएगी। तो शायद 10 फीट बाय 10 फीट का वॉल में तो हम आंख बंद करके भी चलाएंगे तो आराम से दीवार में लग जाएगा। तो दीवार जो है ना, मेरा अटैक सरफेस एरिया है। अटैक सरफेस एरिया एक शब्द है जिसका डेफिनेशन को समझने की जरूरत है। यदि पूरे दीवार आपका अपना है और नजदीक में है, तो आप आराम से उस दीवार के ऊपर में पत्थर फेंक सकते हैं और चोट लगा सकते हैं। लेकिन यदि आपका आंख में पट्टी खोल दें और बोले कि 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का एक बीच का गोला है, उसके ऊपर में आप तीर चलाइए 10 मीटर से या 10 फीट से, बहुत मुश्किल से आप शायद उसको हिट कर पाएंगे।
तो इसीलिए साइबर सिक्योरिटी या साइबर डिफेंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, कैसे अपने कंपनी में जो काम करते हैं उसकी अटैक सरफेस एरिया को कम कर सकें। एक एग्जांपल देता हूं, आप सबों के पास जीमेल का अकाउंट है। अब जीमेल के अकाउंट में एक आईडी होता है, एक पासवर्ड होता है। यदि सिर्फ दो ही चीज आपके पास है तो आपके जीमेल को हैक करना बहुत आसान है, और इसका बहुत सारे टेक्निक है। आपको अटैकर का टेक्निक के बारे में बताया तो घंटों लगेंगे मुझे, और आपको इतना ही बता दें कि शायद ही ऐसा कोई अकाउंट है जिसका आईडी पासवर्ड है तो आसानी से हैक नहीं हो सकता है, आसानी से हैक हो जाता है। लेकिन यदि आपने आईडी पासवर्ड के साथ में एक ओटीपी का सिस्टम इनेबल कर दें, जो कि हर एक जीमेल अकाउंट में है। आपको पता है ओटीपी का सिस्टम जीमेल में है? कितने लोगों को पता है? कितने लोगों को नहीं पता है, वो जरा हाथ उठा के बताएं। Hello everyone, I request you all to join the world's first 5 hours intensive webinar on MITRE Cyber Resiliency Framework on the 19th of March 2023 from 10 a.m. to 3 p.m. Indian Standard Time. To find out more about this, you can go to www.cybervidyapeeth.in. पता है ना? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा सुनकर। देखिए क्या है ना, जीमेल में हमारा प्राइमरी अकाउंट होता है सारा ट्रांजैक्शन करने के लिए, बैंक का ट्रांजैक्शन करते हो, और यदि आप जीमेल में ओटीपी मंगाना शुरू कर दें तो आपके मशीन का फ्रॉड होना बड़ा मुश्किल है। अभी क्या होता है कि आपका मशीन में यदि सिर्फ आईडी पासवर्ड है तो किसी अटैकर ने आपके मशीन पे कब्जा कर लिया, तो वो आईडी पासवर्ड दोनों देख रहा है, ओटीपी पे उसका एक्सेस नहीं है। लेकिन यदि ये दो ही चीज हमारा है, आईडी और पासवर्ड है, तो आपका नाम से हम क्या करेंगे, आपके नाम से हम एक मेल भेजेंगे और आपका इनवॉइस को जो है सो रीचेंज करके अपना बैंक का अकाउंट डाल देंगे और भेजेंगे कंपनी को कि ये नया इनवॉइस है, इस अकाउंट पे भेजिए। और इस तरह का जो फ्रॉड पिछले 1 साल में हुआ है, वो उसकी अमाउंट बताएंगे तो घबरा जाएंगे। करीब 60,000 करोड़ का फ्रॉड जो है सिर्फ बिजनेस ईमेल फ्रॉड है, जिसमें आपका गूगल के अकाउंट को हैक करके लोग पैसा निकाल ले रहे हैं। तो उसका अटैक सरफेस एरिया को कम करने के लिए यदि आप ओटीपी इनेबल कर लेते हैं तो आपका चांसेस बहुत कम है कि कोई हैक करके उसको मिसयूज कर सके। लेकिन एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ओटीपी लेते हैं वो ये वाला छोटा वाला फोन पे लें। दिख रहा है छोटा फोन? मेरा अपना प्यारा फोन यही है। मैं थोड़ा अनस्मार्ट आदमी हूं। ये छोटा वाला फोन है। इसमें क्या है कि कोई इंटरनेट नहीं है, कोई वाईफाई नहीं है, कोई माइक नहीं है, कोई वीडियो नहीं है, सिंपल जीपीआरएस फोन है। अब क्या है कि इसको हैक करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो बड़ा वाला फोन है, ये वाला स्मार्ट आदमी का फोन बड़ा वाला, ये बहुत ही आसानी से हैक हो जाता है। यदि मान लीजिए जीमेल अकाउंट इसके अंदर में है आपका और ओटीपी भी इसी मशीन पे आ रही है, और ये मशीन पे यदि अटैकर ने कब्जा कर लिया तो पहले क्या करेगा, वो जीमेल में खोलेगा, ओटीपी लाएगा, फिर ओटीपी को डिलीट करेगा। आप जब तक देखेंगे तब तक ओटीपी डिलीट हो चुका होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा आपके मशीन में ओटीपी आया, और आपके मशीन को हैक करके फिर आपका सारा पैसे निकाल लेगा, या सारा ट्रांजैक्शन या लेटर लिख देगा जिससे आपका पैसा किसी और के पास जाएगा आपके बगैर। इसीलिए ओटीपी के लिए बेस्ट तरीका है कि एक छोटा फोन ले। जो 60,000, 80,000 और 1 लाख का फोन एफर्ड कर सकते हैं, वो 700-800 रुपए का एक छोटा वाला फोन एफर्ड कर सकते हैं। इस फोन का नंबर किसी को ना दे, सिर्फ अपने पास रखें और इसी नंबर पे अपना सारा ओटीपी का ट्रांजैक्शन करें। वो एक तरीका है बचने के लिए। खास करके हमारे जो एमएसएमई के भाई है, जो मिडिल कॉर्पोरेट हैं, छोटी कंपनियां चलाते हैं। लार्ज कॉर्पोरेट में तो उनका ईमेल का आईडी होता है, उसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, तो वो बच जाते हैं। लेकिन छोटे कंपनियों में बड़ी दिक्कत होती है इसको बचाने के लिए। वेरी इंटरेस्टिंग। तो एक और ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो इस तरह का सेशन में रेगुलर करता हूँ, ऑलमोस्ट करीब वीक में 5 दिन इस तरह का सेशन करता हूँ। और जो लोग कनेक्ट होते हैं वो फिर मेरा नंबर ले लेते हैं और बाद में मेरे पास मैसेज आता है कि सर मेरा फ्रॉड हो गया, क्या करें? मेरा इंस्टाग्राम हैक हो गया और इंस्टाग्राम से बहुत लोगों के पास में मैसेज भेज जा रहा है, हम रोक नहीं पा रहे हैं। ये सबका सिंपल सा एक इलाज है, ओटीपी मंगाने की आदत डाल लें।
जहां ओटीपी छोटा वाला मोबाइल फोन पे आएगा, आपका इंस्टाग्राम का, आपका लिंक्डइन का, आपका फेसबुक का, अटैक होना इसका बड़ा मुश्किल से हो पाएगा। सर आवाज नहीं आ रही। जब ये बड़ा वाला मोबाइल है ना, जब 60-70 हजार 80 हजार का हम लोग लेते हैं, एंड्रॉइड का, सैमसंग का बड़ा सा फोन ले लेते हैं, तो एक 500 रुपया का ना एंटीवायरस भी साथ में लीजिए। हर एक साल 500 रुपया जरूर खर्च कीजिए, क्योंकि एक एंटीवायरस है ना, वो आपका नॉर्मल टाइप का जो बच्चों का अटैक है ना, वो आराम से बचा लेता है। और जो बेस्ट एंटीवायरस है वो इंडिया का क्विकहिल है। क्विकहिल डाल सकते हैं, जो हर एक मोबाइल में ऐप स्टोर में रखा हुआ होता है। ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लिए, 400-500 रुपया लगता है उसमें। हम तो यूज करते हैं कैस्परस्काई, ये रशियन कंपनी है, और इसलिए यूज करते हैं क्योंकि रसिया सबसे अधिक अटैक में रहता है अमेरिका से और पूरे वर्ल्ड से। और कैस्परस्काई जो है, हमको जब रसिया उससे प्रोटेक्टेड है तो हम भी प्रोटेक्टेड रहेंगे, क्योंकि हमारा भी अटैकर जो है नाटो ही है, हमारा अटैकर रसिया और चाइना नहीं है। ये सब खास करके न्यू जियोपॉलिटिक्स जो है, यूक्रेन वॉर के बाद का, ये समझने की जरूरत है कि हम अमेरिकन टूल से अमेरिका के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन नहीं कर सकते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि हम अपने एंटीवायरस में इंडियन सामान लगाएं। यदि इंडियन सामान बहुत अच्छा क्वालिटी का नहीं हो तो रसिया का लगाएं या फिर जापान का लगाएं। ठीक है, ट्रेंड माइक्रो है जापान का, इंडिया का है क्विकहिल, रसिया का है कैस्परस्काई। लेकिन इसका जो डाउनलोड करते हैं मोबाइल फोन के ऊपर में, वो सिर्फ इंश्योर करें कि वो डाउनलोड जो है गूगल के ऐप स्टोर से ही करें, कहीं दूसरे जगह से नहीं करें। कई बार होता है हम लिंक क्लिक करके डाउनलोड कर लेते हैं, तो लिंक में तो बाहर से भी आ जाता है और उसमें ही मैलवेयर रहता है, तो फिर आप परेशान हो जाते हैं। उससे एक बार मैलवेयर आपके मशीन में चला गया तो फिर आपको बचने की कोई संभावनाएं खत्म हो जाती है। ठीक है, कोई क्वेश्चन है यहाँ पे किसी के पास, किसी बंधु के पास में कोई क्वेश्चन है, कोई मन में शंका है? बड़ी खुशी होगी आपसे बात करने में। हेलो, हाँ प्लीज। सर नमस्कार, युधिष्ठिर है मेरा नाम। हाँ युधिष्ठिर जी बोलिए। सर एक्चुअली होता गया कई बार कि मोस्टली की आईटी कंपनी है हमारी, तो उसमें अटैकर आते हैं। कई बार होता है कि हो सकता है वो हैकर है, किसी भी मतलब होता है आईटी फील्ड से ही है। तो लास्ट टाइम हमारे साथ क्या हुआ कि जो टीम अटैक हुआ ना, तो हमारा नेटवर्क से कोई अटैक हुआ, तो बाद में साइबर टीम आई, तो उस बीच में क्या होता है, साइबर टीम आती है तो इंस्टेंटली उठा के ले जाती है। तो उस चीज से कैसे बचा जा सकता है हम लोगों को? ये क्या है ना कि आप जो साइबर का, जो लोग बाहर से आते हैं, जो गवर्नमेंट के पुलिस डिपार्टमेंट के लोग आते हैं, जी। कई बार आपके कंप्यूटर को लेके चले जाते हैं। यही क्वेश्चन है आपका? हाँ, कंप्यूटर भी ले जाते हैं, फिर क्या नॉन अवेलेबल है तो बंदे को भी उठा के ले जाते हैं। तो मोस्टली अब इंस्टेंटली कैसे बचा जाए? फिर 2-3 महीने ऐसा खराब उसमें, तो इस चीज से कैसे बचा जा सकता है हमें कि इंस्टेंटली हम इस चीज से बच जाएं? देखिए क्या है कि यदि आपके कंप्यूटर का मिसयूज हुआ है फ्रॉड करने के लिए, ठीक है, और पुलिस आता है आपके पास में, तो आप दो काम कर सकते हैं कि आप उसकी पुलिस के साथ में एक अच्छा तालमेल बनाएं और उनको बताएं कि इसकी फॉरेंसिक्स का इमेज मैं आपको दे देता हूं, और फॉरेंसिक की इमेज लेके चले जाएं और कंप्यूटर को छोड़ के जाएं। और इसके लिए कानूनी तौर पे यदि आप एक रजिस्टर्ड कंपनी है और आपका कोई सिस्टम उठा के ले जा रहा है, सबपोइना भेजा है आपको, जी। तो आप उनको जो है फोर्स कर सकते हैं। आईटी एक्ट में ये प्रोविजन है, में वो सिर्फ इमेज लेके जा सकते हैं, उनके आपके लैपटॉप या सिस्टम को ले जाने के लिए आपको बाध्य नहीं कर सकते। आपको शायद कानूनी सलाह की जरूरत पड़ेगी, किसी अच्छे लॉयर की समझदारी की जरूरत पड़ेगी। आप किस सिटी में मुझे बताइएगा, यदि मेरा कोई परिचित लॉयर अच्छा होगा तो मैं बता दूंगा। सर मैं जयपुर में 1-2 अच्छे लॉयर हैं और 1-2 बॉम्बे में बहुत ही फेमस लॉयर्स हैं, उनसे आप कनेक्ट कीजिए साथ साथ में, तो बच सकते हैं।
अदरवाइज क्या है ना, पुलिस के साथ में कई पुलिस को भी पता नहीं होता, आता है लैपटॉप लेके चला जाता है, तो बड़ी बात है उसको सर, रहना बड़ा मुश्किल। फोरेंसिक यहाँ पे होता नहीं अवेलेबल, तो फोरेंसिक करने के लिए भी पुणे या महाराष्ट्र भेजना पड़ता है। आप किस शहर में हैं इस वक्त? जयपुर। जयपुर में तो है फॉरेंसिक की सुविधा, आप बताइएगा तो मैं आपको गाइड कर दूंगा। स्टेट फॉरेंसिक लैब्स हैं, आपके जो डीजीपी थे पहले SN प्रधान जी थे ना जी उन्होंने ही सेटअप किया था, 7 साल पहले सेटअप किया, तो फॉरेंसिक लैब है उनके पास। ठीक है। स्टेट जयपुर में कहाँ पे होगी? पुलिस ये पुलिस हेडक्वार्टर। के अंदर में, पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर में ही है, जो एक स्टेट फॉरेंसिक लैब है। सर्च कीजिएगा गूगल में स्टेट फॉरेंसिक लैब तो मिल जाएगा आपको। मेरे से कनेक्ट कीजिएगा तो मैं एड्रेस दे दूंगा उनका, जो इंचार्ज है। और एक सर ये ISO 27001 इसका क्या फ्यूचर है इसमें अभी राजस्थान? देखिए ISO 27001 जो है एक अच्छा कंपोनेंट है, और इसके बारे में मुझे कुछ चर्चा करना भी था। एक मुझे दीजिए तो मैं वो पेज खोल लेता हूँ। अल्लाह मत करो। हाँ सर, मैं कुछ कह रहा था। हाँ बोलिए। हाँ सर, बोलिए, अच्छा please। आपने सारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड साइबर अटैक का और साइबर क्राइम का बताया, अच्छा लगा। मेरा एक क्वेश्चन था कि बच्चों के लिए 20 साल से 25 साल के बच्चे, 18 से 25 साल के बच्चे, जिनको हम लोग ट्रेनिंग देना चाहते हैं साइबर क्राइम और अटैक के लिए, 2 साल 3 साल, इंजीनियरिंग वाले बच्चे तो कर ही लेते हैं। उसके बाद भी जो फील्ड में आप बता रहे हैं कि एक तो एडवोकेट और एक पुलिस डिपार्टमेंट और तीसरा इंजीनियरिंग से IT सेक्टर में, कि एजुकेशन की जो क्वालिटी है राजस्थान और इंडिया के अंदर IT सेक्टर में बच्चों को जो क्वालिटी एजुकेशन है वो नहीं मिल पाने से और साइबर अटैक बढ़ रहा है। आप भी बता रहे हैं, आज आप भी बता रहे हैं कि यहाँ अपने यहाँ IT सेक्टर में यूनिवर्सिटीज में अच्छी पढ़ाई नहीं होती है। उसके बाद जैसे फॉरेन कंट्रीज में, यूरोप कंट्रीज और अमेरिकन कंट्रीज में मैंने देखा कि वहाँ पे 4 साल 5 साल इंजीनियरिंग का कोर्स करने के बाद फिर 2 साल और इंजीनियरिंग का 7-8 साल का कोर्स होता है। प्राइमरी स्टेज पे IT के अंदर उसको 2 साल का जैसे अपना ITI होता है वैसे कराते हैं। देन आफ्टर डिप्लोमा 3 साल का होता है वो कराते हैं। देन आफ्टर 4 साल का इंजीनियरिंग कोर्स कराते हैं। तब जाके बच्चा 25 साल में एक्सपर्ट हो जाता है। खाना खा के आओ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अपन लोग परस्यू कर सकते हैं कि इस तरह की क्वालिटी एजुकेशन के लिए IT सेक्टर में बच्चों को 18 से 25 साल तक की अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन दे, जब भी जाके साइबर क्राइम और ये रुक सकता है। नहीं, सही बताया आपने। एक्चुअली क्या है, ये ऐसा नहीं है कि अमेरिका और यूरोप में क्राइम कम है और वहां के लोग बहुत तेज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब उस चीज से मैं डिसएग्री करता हूँ, लेकिन हमारे यहाँ जो साइबर का तो एजुकेशन एक्चुअली कॉलेजेस में नहीं के बराबर है। आप सोच लीजिए कि पूरे राजस्थान में सिर्फ 2 कॉलेज है जहाँ पे साइबर की एजुकेशन होती है। MNIT है जहाँ पे साइबर की एजुकेशन होती है। उसके सिवा यदि आप खोज के देखेंगे तो साइबर का, डिफेंस का कोई प्रोग्राम्स, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में बीटेक का प्रोग्राम भी नहीं हो के बराबर कॉलेज में है। एक आध कॉलेज और होगा इक्का दुक्का, बस ऐसा ही है। कारण क्या है कि टीचर्स नहीं है उसको पढ़ाने के लिए, और ये एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड विंग है। मैं एक्चुअली इस वक्त झारखंड गवर्नमेंट के साथ में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, जिसमें करीब 406 कॉलेजेस में बैचलर इन साइबर डिफेंस का कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। करीब 1 लाख बच्चों को बनाने का प्लान है उसमें बाय 2027 तक। तो उसके लिए टीचर्स नहीं है, तो अभी हम लोग पहले टीचर्स को ट्रेन कर रहे हैं। करीब 1500 लोगों का ट्रेनिंग चल रहा है। तो वो 1500 लोगों का ट्रेनिंग जब स्टार्ट होगा और जब बन के निकलेंगे तब तक 1.5 साल समय लगेगा। तब तक सारी एजुकेशन को ऑनलाइन करके पढ़ा रहे हैं हम लोग, ताकि बच्चे हमारे इमीडिएटली शुरू हो जाएं तैयार होने के लिए। और ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, टीचर्स नहीं है। यदि हम उस टीचर्स को बनाएं पहले और फिर उस सब्जेक्ट के ऊपर में पढ़ाई लागू करें, मैंडेटरी करें कॉलेजेस में, तो ये बहुत आसानी से हो सकता है। पूरे ग्लोब में मान लीजिए कि यदि 10 ट्रिलियन का मार्केट है फ्रॉड का, तो उसको बचाने के लिए तो कहीं ना कहीं 2-4 ट्रिलियन तो लगाना ही पड़ेगा।
तो 2 ट्रिलियन, जिस कंट्री में सिर्फ 3 ट्रिलियन का जीडीपी है, वहां पे यदि हम 1 ट्रिलियन का मार्केट पकड़ना है और 10 लाख साइबर इंजीनियर को बना लेंगे, तो आराम से हम पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी के, साइबर की इकोनॉमी के 20 से 30% लोगों को हम लोग उठा पाएंगे, बिजनेस को। तो ये बड़ा अपॉर्चुनिटी एरिया है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बच्चों के करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से और देश के पॉइंट ऑफ व्यू से। सोच लीजिए, जिस कंट्री का टोटल जीडीपी 3 ट्रिलियन है, वहां पे 1 ट्रिलियन का इकोनॉमी आप पैरेलली खड़ा कर सकते हैं बिना कुछ किए, सिर्फ इंसान बढ़ा करके। तो जो आपने बोला ना सिलेबस के लिए, तो सिलेबस हम लोगों ने तो खैर सारा सिलेबस और कंटेंट बना के रखा है, और हम लोग सही पूछिए तो कॉलेजेस को फ्री देने के लिए तैयार है यदि उनके पास कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। तो बच्चों को पढ़ाने के लिए थोड़े पैसे की जरूरत पड़ती है फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में टीचर्स ट्रेन हो जाते हैं तो उसका भी जरूरत नहीं है, फिर टीचर्स को जो पे करते हैं आप पे कीजिए और आगे बढ़िए। बदलने की जरूरत है निश्चित तौर पे, जगदीश जी आपने जो बोला ना कि सब कुछ बदलने की जरूरत है, निश्चित तौर पे बदलने की। और कोई क्वेश्चन है तो अदरवाइज मैं फिर स्लाइड को फिर से खोलूंगा। एक क्वेश्चन आया था ISO 27001 के लिए। तो देखिए क्या है कि आईटी एक्ट में एक प्रोविजन है कि आपके कंपनी में जो सिक्योरिटी का प्रोसेस है वो क्रिएट करें, प्रॉपरली क्रिएट करें, और रीजनेबल सिक्योरिटी आपके संस्था में होनी चाहिए। और उसके लिए जो स्टैंडर्ड है उसका नाम है ISO 27001। यदि आप इस घर को देखेंगे तो किसी घर का फाउंडेशन जो है ना ISO 27001 है, लेकिन आप सोचेंगे कि ISO 27001 से मुझे पूरा घर बन गया, ऐसा नहीं। उसके ऊपर में बहुत सारा टेक्निकल स्किल्स की, कंट्रोल्स की जरूरत पड़ती है, जो साइबर डिफेंस इंजीनियरिंग एज ए सब्जेक्ट वो बना करके आता है। लेकिन जिस भी कंपनी में ISO 27001 नहीं है, उसका मतलब उस घर में सिक्योरिटी का कोई फाउंडेशन नहीं है। जिस घर का फाउंडेशन ही नहीं है उसमें घर होने की तो संभावना एकदम नहीं है, इसलिए सारी अटैक हो रही है। इसलिए ISO 27001 स्टार्ट करना एक बेटर ऑप्शन है आपके लिए। यदि आप साइबर का जो डायमेंशंस देखेंगे तो उसमें एक डायमेंशन है स्किल का, एक डायमेंशन नॉलेज का। जब भी हम पढ़ाई की बात करें इंडिया में, तो हम लोग स्किल डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा काम नहीं करते हैं। कॉलेज में जाता है बच्चा, जो है किताब पढ़ता है, बहुत ज्यादा हुआ तो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाता है जो भी पेपर का टुकड़ा होता है, और कोई स्किल का एनहांसमेंट नहीं होता। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो मोदी सरकार ने लाई है अभी, उसमें स्किल डेवलपमेंट का बहुत जबरदस्त जोर दिया गया है, और ये एक डायमेंशनल चेंज है। और मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि बहुत जल्दी जो है ये स्किल डेवलपमेंट जो है भारत में एक नए ढंग के स्टूडेंट्स को बनाने में सार्थक हो पाएगा। तो स्किल और नॉलेज, ये दोनों का मिक्सचर जो है साइबर डिफेंस के लिए, साइबर का एजुकेशन के लिए जरूरत है। यदि आप संख्या देखेंगे तो एक मजेदार आपको दिखा रहा हूं स्लाइड, देखिए। यदि इस वक्त में मार्केट में ना 6 तरह के नॉलेज का बहुत जबरदस्त मार्केट है। तो उसमें एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसकी बहुत जबरदस्त है। दूसरा है रोबोटिक्स पे बहुत काम हो रहा है। तीसरा है AR VR, तो खास करके आपको 3D सिनेमा के बारे में ध्यान होगा तो AR VR वहां से स्टार्ट होता है। चौथा नंबर है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो सेंसर्स हैं, जो डिफरेंट मोबाइल में सेंसर्स के बात की, उसकी एजुकेशन, उसकी सिक्योरिटी। प्लस एक सब्जेक्ट है बिग डाटा, जिसमें सब एनालिटिक्स करके पता लगाना, जैसे आपको कैंसर होने वाला है 2 साल के बाद में, क्या हम उसको एनालिटिक्स करके पहले पता कर सकते हैं 2 साल पहले? तो ये एजुकेशन जो है, या कोई अटैक होने वाला आपके पास में, आपके कंपनी में कोई मेजर साइबर अटैक होने वाला है, क्या हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं अटैक होने वाला है? क्या हम इस बात को बता सकते हैं कि आपको 6 महीने के अंदर में अटैक होने वाला है, उससे बचने का क्या तरीका है? और एक सब्जेक्ट है साइबर सिक्योरिटी या साइबर डिफेंस। आप देखेंगे इसमें अधिकतर में इतना एक्यूट शॉर्टेज है रिसोर्सेज के लिए। साइबर में यदि बिग डाटा और AI का नॉलेज है, यदि साइबर आता है आपको और बिग डाटा और AI का नॉलेज है,
तो आपका मार्केट वैल्यू 30 लाख रुपया से शुरू होता है। एक फ्रेशर बच्चा को 25 से 30 लाख रुपया सैलरी मिलता है। सिंपल साइबर सिक्योरिटी का आपका अच्छा बैकग्राउंड है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, मतलब पूरी नॉलेज है आपको उसमें। प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, थ्योरी नहीं चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज। आप कोई भी डोमेन से पढ़े हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन साइबर का, डिफेंस का अच्छा प्रैक्टिकल नॉलेज है। आपका मिनिमम सैलरी 8 से 10 लाख से स्टार्ट होता है। और अपर लेयर जो है हमारे पास, आपको मैं बताऊंगा तो आप बिलीव नहीं कर पाएंगे कि हम जब बैंक ऑफ अमेरिका में थे या क्वालकॉम में थे, हमारा स्टार्टिंग सैलरी ही 12 से 14 लाख के बीच में स्टार्ट होता था साइबर के लिए। और हमारा जो अपर लेयर था ना, 5 साल के अनुभव के जो बहुत अच्छे लड़के थे, उनको 60 लाख 65 लाख रुपया तनख्वाह मिलता था। अब आईटी क्षेत्र में या किसी और क्षेत्र में 65 लाख रुपया 5 साल में तनख्वाह, 1 साल का, बहुत मुश्किल से मिलता है। इसीलिए साइबर का जो एजुकेशन का जो अपॉर्चुनिटी है बच्चों को इस क्षेत्र की तरफ लेकर है, इसमें अद्भुत अपॉर्चुनिटीज है इस मार्केट में। अच्छा, ये जो डोमेन्स है ना, जो साइबर में ना बहुत सारा, यस प्लीज, ओके, तो बहुत सारे जो डोमेन्स की जो नॉलेज होनी चाहिए उसमें, आईटी क्षेत्र में बहुत सारा डोमेन्स ऐसे हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और एकदम ही मार्केट में आदमी, एक आदमी भी नहीं है। और ये सारे डोमेन का एक एक डोमेन यदि डब्बा में देखेंगे कि सिर्फ एक डोमेन देखिए, जैसे डेवसेकऑप्स या वल्नरेबिलिटी असेसमेंट डोमेन है या साइबर फोरेंसिक्स है, एक एक डोमेन में मिनिमम टाइम में 6 महीना से 8 महीना में एक बच्चा अच्छा तैयारी कर लेता है, और उसका बेसिक सैलरी स्टार्ट होता है 6 लाख से 8 लाख के ऊपर में। आपके पास डिग्री नहीं है और आप साइबर फोरेंसिक्स के अच्छे जानकार हैं, आपका तनख्वाह मिनिमम स्टार्ट होता है 4 से 5 लाख के बीच में। इसलिए जो साइबर का जो डायमेंशन है ना, अद्भुत है। और मैं आप सबों से अनुरोध करेंगे, यदि आप बच्चे हैं तो साइबर को परस्यू करें, आप गार्जियन हैं तो अपने बच्चों को साइबर की तरफ लेके जाएं। चलिए, एक हम लोग आज बात करते हैं थोड़ी सी साइबर में क्या क्या चैलेंजेस हैं, जो हमारे फ्रॉड से कैसे बचें, और क्या ऑफिस में क्या कुछ कर सकते हैं अपने एमएसएमई या छोटे से ऑफिस में फ्रॉड से बचने के लिए। तो जो अटैक करने का जो डायमेंशन है ना, हमारे पास घर पे हर एक के घर में एक राउटर होता है वायरलेस का। हर एक कंपनी ने, जियो घर में भी लगाते हैं जियो का राउटर, या एयरटेल का राउटर लगाते हैं, या बीएसएनएल का लगाते हैं इंटरनेट मोबाइल फोन के सिवा। तो वायरलेस राउटर जो है ना, उस एक तरीका है साइबर क्रिमिनल आपके पास पहुंचने के लिए। इसलिए बहुत जरूरी है कि जो वायरलेस है आपके पास, जैसे आपके पास मोबाइल फोन है, आप देखेंगे कि हर एक 10-15 दिन के बाद में एक सॉफ्टवेयर अपडेट आता है ना। तो वो सॉफ्टवेयर अपडेट जो है, आप में उसमें कुछ प्रॉब्लम मिला आपके कंप्यूटर में, उससे बचाने के लिए जो है उसे एक अपडेट भेजता है। लेकिन मोबाइल तो आप हर समय खोल के देखते हैं तो आपको दिखाई पड़ जाता है कि उसमें अपडेट आया है। लेकिन जो वायरलेस राउटर है जो आपके घर में पड़ा हुआ है या आपके स्मॉल ऑफिस में पड़ा हुआ है, उसको आप कभी खोल के नहीं देखते, आपको याद भी नहीं होता कि उसका पासवर्ड क्या है, वो कहाँ रखा हुआ है, केवल यूज करते हैं। यह बड़ा जरूरी है कि उसकी भी सॉफ्टवेयर होती है जिसको फर्मवेयर कहते हैं, तो उसका वर्जन अपग्रेड भी करना पड़ता है हर एक मंथ में। यदि आपकी कंपनी सिर्फ वाईफाई पे, राउटर पे चलती है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट वर्क है कि हर एक 15 दिन में उसके सॉफ्टवेयर का अपडेट देख ले, कंडीशंस क्या है। और प्लस आपका जो राउटर है घर का, उस राउटर को आप सिक्योरिटी बढ़ा सकते हैं। कई बार आपको पता भी नहीं है कि सिक्योरिटी को कैसे बढ़ाएं। मेरे हिसाब से एक छोटा बच्चा जो 10 से 20 साल के बीच का है, उससे हेल्प लें। वो YouTube में देख करके उस राउटर को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं उसके बारे में आपको मिल जाएगा। यदि आप देखना चाहें तो मैं आपको दिखाता हूँ कि YouTube में कैसे सर्च करते हैं। ठीक है, अ, मैं आपको स्क्रीन फिर से शेयर करता हूँ।
मैंने क्या किया कि YouTube में गया और मैंने सर्च किया ब्रॉडबैंड में क्या सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो मैंने टाइप किया YouTube में ब्रॉडबैंड राउटर सिक्योरिटी, आप नीचे में देखेंगे ढेर सारा वीडियो आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये राउटर को जो है ना सिक्योर कैसे करेंगे, कई बार आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप यहां देख लें। ठीक है, तो ये तो आपने देखा कि हम सिंपल सा जाते हैं और सर्च करते हैं वाईफाई के राउटर को कैसे सिक्योर करें। यदि आपको लगता है कि अंग्रेजी में डिफिकल्ट हो रहा है समझने में, तो आप हिंदी में सर्च करें कि हिंदी में वाईफाई के सिक्योरिटी के लिए क्या कर सकते हैं। आपको 50 वीडियोस मिलेंगे और अपने सॉफ्टवेयर को जो है राउटर को आपको सिक्योर करने में उससे मदद मिलेगी। उसके बाद जो है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट काम क्या है कि जो भी लॉगिन आप रखते हैं ना किसी भी कंपोनेंट के लिए, यदि आप वाईफाई रखे हुए हैं तो उसमें भी लॉगिन में आप इनेबल कर सकते हैं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, या फिर आप जैसे गूगल रखते हैं तो उसमें एक ओटीपी इनेबल कर सकते हैं, यदि आप इंस्टाग्राम रखते हैं तो उसमें एक ओटीपी इनेबल कर सकते हैं। इससे जो है सो आपका मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जिसको कहलाता है, एक से ज्यादा आईडी क्रिएट करना, जैसे आपका आईडी पासवर्ड है और साथ में एक ओटीपी आ गया, तो उस तरह के कनेक्शंस को हम लोग मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कहते हैं। एक फैक्टर से ऑथेंटिकेशन नहीं कर रहे हैं हम, दो से या दो से ज्यादा से कर रहे हैं, उससे भी आपकी सिक्योरिटी प्रोटेक्टेड ऑनलाइन रहती है। पासवर्ड के बारे में है कि नॉर्मली हम क्या करते हैं, एक ही पासवर्ड हर एक जगह डाल देते हैं, कृपया उसको अवॉइड करें। अच्छा, दूसरा है कि आप पासवर्ड जो है ना, जो आप देखिएगा कि 90% लोग लिखते हैं पासवर्ड 1234, पासवर्ड 123, पासवर्ड का पासवर्ड इस तरह का, या फिर अपने नाम, बच्चे का नाम और डेट ऑफ बर्थ, ईयर ऑफ बर्थ, ये सारा चीज गेस किया जा सकता है और जो अटैकर होता है वो बहुत आसानी से इसको फाइल कर लेता है। इसीलिए पासवर्ड मत यूज कीजिए, पास फ्रेज यूज कीजिए, फ्रेज यूज कीजिए। फ्रेज समझते हैं ना, जैसे आपको हम अपना एक पासवर्ड बताते हैं आपको, जो आप यूज नहीं करते पहले यूज, बाबा ब्लैक शिप हैव यू एनी, अभी तो बड़ा आसानी से याद रख सकते हैं, इतना लंबा सा है। अब बाबा में ए जो है सो मैं @ लिखता हूं, ठीक है, बस काम खत्म हो गया। एक बी को छोटा कर दिया पहला वाला, तो ये कॉम्प्लेक्स पासवर्ड बन गया और याद भी रहता है। इस तरह का पासवर्ड यदि 12 डिजिट 8 डिजिट से ज्यादा रखते हैं आप, तो चांसेस ब्रेक होना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करता हूं पासवर्ड भी अच्छा लिखिए, बड़ा सा लिखिए, पास फ्रेज की तरह। मैं हिंदी में कुछ कविता लिखता हूं, जयशंकर प्रसाद का कविता है या रामधारी सिंह दिनकर का कविता है, कविता को टाइप कर देता हूं, हिंदी का पासवर्ड रखता हूं, और हिंदी का कीबोर्ड है तो हिंदी में टाइप कर देते हैं। अब कविता को याद करना बड़ा आसान होता है। अच्छा, हिंदी को कोई क्रैक करना चाहेगा हिंदी के पासवर्ड को, तो बहुत मुश्किल है, और खासकर कविता के फॉर्म में होगा तो बहुत मुश्किल से वो क्रैक होगा। तो इसलिए पासवर्ड और मल्टी फैक्टर ओटीपी दोनों का कॉम्बिनेशन यदि रखते हैं तो बड़ा सेफ रहता है। अब देखिएगा बैंक में जब भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो ओटीपी आता है, और ओटीपी में मैंने जैसा पहले बताया आपको, ओटीपी कृपया छोटा वाला मोबाइल फोन पे रखें। 10-20 हजार का मोबाइल फोन बड़ा वाला रखते हैं तो एक 700 रुपए का छोटा मोबाइल और एक एंटीवायरस कैस्परस का या ट्रेंड माइक्रो का रखना बेटर होता है। सेफ डिजिटल बैंकिंग प्रैक्टिस, कभी भी किसी को अपना एटीएम कार्ड का डिटेल्स, डेबिट कार्ड का डिटेल, क्रेडिट कार्ड का डिटेल या ओटीपी पिन, यूपीआई पिन कभी किसी को ना दें। आज के समय में आपका जो थंब इंप्रेशन से आजकल बहुत सा यूपीआई का ट्रांजैक्शन करते हैं, उसको भी कुछ दिन के लिए बंद कर दें। इतनी सहूलियत जिंदगी में जरूरत नहीं है, पिन डाल करके करें, वो ट्रांजैक्शन बेटर होगा। आप बिलीव नहीं करेंगे, 817 करोड़ का फ्रॉड सिर्फ गुजरात में और अनदर 400 करोड़ का फ्रॉड झारखंड में हुआ है, थंब इंप्रेशन लगा के। पहले जब लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे
तो वो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लगाते थे कागज में। आजकल हम लोग ज्यादा पढ़ लिए हैं, ज्यादा बढ़िया मोबाइल ले लिए हैं, तो थंब लगा करके अपने आप को प्रूफ कर देंगे बड़ा एजुकेटेड है। कृपया ना करें, एजुकेटेड बने, थंब इम्प्रेशन मत लगाएं हर जगह। और यूपीआई में जब तक के लिए सिक्योरिटी इनबिल्ट नहीं होता है तब तक के लिए थंब इम्प्रेशन को बंद करके रखें, क्योंकि यूपीआई का जो फ्रॉड है ना बहुत खतरनाक है। अकाउंट से सारा पैसा 55 लाख रुपया निकल जाता है 10 मिनट में, और जब तक आपको पता चलता है तब तक सब कुछ खाली हो चुका होता है खजाना। किसी से फोन पे बात कर रहे हैं, अनजान आदमी से बात मत कीजिए, पहला। दूसरा, यदि अनजान आदमी का फोन आ गया है और वीडियो कॉल आ रहा है, अवॉइड करें। यदि अननोन नंबर और वीडियो कॉल आ रहा है, आजकल क्या होता है बहुत सारे फोन कॉल लड़कियां करती हैं, विदेश से करती हैं, और वो फोन कॉल को वीडियो में चालू करती हैं और अपना फोटो को न्यूड रखती हैं। आपको थोड़ा देर के लिए बहुत अच्छा लगेगा, बाद में वही को वीडियो बना करके आपको ब्लैकमेल करने के लिए चला जाएगा। ऐसे इंडिया में रिपोर्टेड केसेस हैं मोर देन 1 लाख। 1 लाख लोगों ने कंप्लेन किया इस तरह का केस में, और उसमें उन्होंने 5 लाख 10 लाख रुपया वीडियो को डिलीट करने में लगाया और खत्म नहीं हुआ है। इसलिए किसी का, अनजान आदमी का वीडियो कॉल एक्सेप्ट ना करें, और कोशिश करें कि नॉर्मल कॉल ही हो बिना वीडियो का, और अनजान आदमी है और कोई रीजन नहीं है बात करने का, मत बात करें। कई बार ये बहाना से जो लोग मिसयूज करते हैं आपको। कभी भी केवाईसी का अपडेट कोई बैंक वाला आपको मेल भेज के नहीं करता है। मेल पे लॉटरी भी कभी कभी आपको हमेशा आते रहते हुए, लॉटरी भी खुल गया आपका। मान के चलिए जिंदगी में कोई लॉटरी हमारी जिंदगी में नहीं लगाया, सिर्फ कर्म के से ही कमाना है। लॉटरी से कुछ मिलता नहीं है, सिर्फ देना पड़ता है। तो लॉटरी के चक्कर में ना पड़े। और खास करके बिटकॉइन में बहुत सारे लोग पेमेंट कर रहे हैं, बिटकॉइन में बहुत सारे लोग पैसा लगा रहे हैं कि हमारा तो 1 रुपया का 10 रुपया हो गया, 10 का 100 हो जाएगा। पहले तो 5,000 रुपया लगाए तो 50,000 हो गया, और अगला बार 50 लाख लगा दिए कि हमको 5 गुना मिलेगा, तब तक वो पैसा लेके चंपत हो गया, आपको मिलेगा भी नहीं। तो बिटकॉइन का बहुत फ्रॉड हो रहा है, क्रिप्टो करेंसी का बहुत फ्रॉड हो रहा है। फ्रॉड से बचें, पैसे मेहनत करके कमाएं, और अपने मेहनत से कमाया हुआ पैसा को जाया ना करें। कभी भी कोई भी एप्लीकेशन जो है अननोन जगह से ना उठाएं। यदि आपके पास में एंड्रॉयड है तो एंड्रॉयड का ना एक अलग से आपका एप्लीकेशन को लोड करने के लिए आता है, और यदि आपके पास आईफोन है तो वहां सिर्फ आईट्यून से आता है। ठीक है, तो जब भी आपका एंड्रॉयड है तो प्ले स्टोर से ही जाके डाउनलोड करें। लिंक छू करके कोई डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। जैसे लिंक में आता है कि आप इसको क्लिक करके ये एप्लीकेशन डाउनलोड करें, आपको जो है सो तुरंत हो जाएगा, इंटरनेट फ्री मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो फ्री मिल जाएगा। बिटली करके आता है, BITLY, वो उसमें पता भी नहीं चलता कहाँ जा रहा है। तो कभी भी कोई भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है तो प्ले स्टोर में जाकर के ही करें, कहीं दूसरी जगह से नहीं करें, नंबर 1। नंबर 2, वही मशीन में अपने एप्लीकेशन को ऑन करें जिसकी जरूरत है, और सारे एप्लीकेशन को डिलीट कर दें। क्योंकि जब आप एप्लीकेशन लोड करते हैं ना तो बहुत सा चीज पूछता है कि आप मुझे एक्सेस दीजिए। अब मान लीजिए आप एक वीडियो YouTube डाउनलोड करना चाहते हैं, ठीक है ना, YouTube का एप्लीकेशन डाउनलोड कराना चाहते हैं, तो YouTube वाला आपसे मांगता है ईमेल क्या है, आपका थंब इम्प्रेशन क्या है, आपका पिन क्या है, आपका 50 चीज मांग लेता है। उसका बोलता है कि अपना माइक का एक्सेस दीजिए, वीडियो का एक्सेस दीजिए, कंटैक्ट लिस्ट का दीजिए। अरे भाई, मुझे वीडियो में फिल्म देखना है, उसके लिए आप मेरा कंटैक्ट क्यों चाहिए आपको? लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं और उस तरह के एप्लीकेशन को क्लिक कर देते हैं और अपना सारा कुछ डाटा दूसरे को दे देते हैं। तो उसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें जो इतना चीज को मांगता नहीं हो, जो जान पहचान का हो एप्लीकेशन, उसी को यूज करें। और जो यूज कर रहे हैं उसको सारा चीज जो है सो सर्विसेज डिसेबल करके रखें, ताकि उसी चीज को कर सके जिसमें इसका मिसयूज ना हो आपके इंफॉर्मेशन का। कभी भी QR कोड वगैरह का जो है ना, एमपिन वगैरह का जो कहानी, बहुत सारा फ्रॉड हो रहा है। OLX का बहुत सारा फ्रॉड हो रहा है। कई बार आपको बोलता है कि आप हमको 10 रुपया भेजिए, फिर मैं आपको लिंक भेजूंगा, उससे आपको मैं पेमेंट कर दूंगा। और आपको 10,000 रुपये मंगाता है, 10 रुपया, और अगला बार लिंक भेजता है, क्लिक करते हैं लिंक को, तो इंस्टेड ऑफ पैसा आने के बदले में आपका पूरा पैसा खाता उठ करके उसके पास चला जाता है। उसको आप ढूंढते रहते हैं हम लोग। तो इसलिए किसी को कोई स्क्रीन ना दें। अच्छा, कई बार आता है कि आपका मोबाइल खराब हो गया है, लिए मैं रिपेयर कर देता हूँ, ऑनलाइन रिपेयर कर देता हूँ।
और आपको एक लिंक भेजते हैं, उसको क्लिक करते हैं, क्लिक करने के साथ ही आपके मशीन को पूरा एक्सेस अटैकर के पास चला जाता है। तो इस तरह से बचें और अपना फ्रॉड से बचने में अपने आप की मदद करें। कई बार हम लोग क्या करते हैं ना कि आपके पास लिंक आता है यूआरएल पे, गूगल में जाके सर्च करते हैं और पहला जो मिलता है उसको क्लिक कर देते हैं। देखिए, जब आप गूगल में सर्च करते हैं ना, तो पहले में आप अभी भी सर्च करके देखना है तो सर्च कर लीजिएगा, आधार के बारे में सर्च कीजिए। आधार का यूआईडीआई का सबसे लास्ट में आएगा, उसके पहले 5 अदर कंपनीज का आएगा, सारे फ्रॉडस्टर्स हैं। इसी तरह कई बार क्या होता है, statebank.co.in टाइप करने के लिए बदले में हम कहते हैं स्टेट बैंक, वो क्लिक करते हैं तो स्टेट बैंक का बहुत सारा दिखता है, और एक्चुअली sbi.co.in या yono.business.in जो है नहीं मिलता है, और आप किसी दूसरे लिंक के थ्रू जाएंगे तो मालूम चला कि अपना सारा आईडी पासवर्ड दुश्मन को दे दिया आपने, तो उसको अवॉइड करें। कई बार आप सर्च करते हैं कि उसका एड्रेस कहाँ है, फिर लिंक करते हैं और आप गलत एड्रेस पे पहुंच जाते हैं। जब भी साइबर में फ्रॉड हो तो निश्चित तौर पे कोशिश करें कि 1930। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ हाँ बोलिए सर, एक छोटा सा क्वेश्चन है। सर ये जैसे आपने बताया कि बैंक का भी आपने वेबसाइट बताया, तो सर जैसे फर्जी वेबसाइट है और करेक्ट वेबसाइट है, उसका हम कैसे वेरीफाई करें कि हम एक्चुअल वेबसाइट पे लॉगिन कर पाए, फर्जी वेबसाइट से हम बचें? हाँ, तो उसमें क्या है कि जैसे आप रेगुलर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं एसबीआई में, एसबीआई का ओरिजिनल वेबसाइट को टाइप कीजिए, https:// उसका sbi.co.in में टाइप करके जाइए। आप लिंक क्लिक मत कीजिए, लिंक जहां भी क्लिक कीजिएगा चांसेस है कि गलत जगह में जाएंगे, वो पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और दूसरा क्या है कि यदि आप प्रॉपर साइट नहीं आता और सर्च कर रहे हैं तो पहले सब जगह चेक कीजिए कि एसबीआई का प्रॉपर वेबसाइट है कि नहीं, वो आपको सर्च करना पड़ेगा, वो समझना पड़ेगा। लेकिन मेरी सलाह होगी कि जितनी बैंकिंग के ट्रांजेक्शन्स हैं, आप रेगुलर बैंक जा रहे हैं जैसे hdfcbank.com, icici.bank.com, idfcfirstbank.com, इसको टाइप करके जाने की आदत रखें, न कि सर्च करके जाएं। सर्च में एक कंपोनेंट होता है एसईओ कहलाता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। वो क्या करता है कि वो सारे सर्च इंजन सबसे पहले उनको देता है जो रेगुलर यूज में होता है, जो एसईओ यूज करता है। और मालूम चलेगा कि बैंक वाले आपको या यूआईडीआई के 5 नंबर बाद में मिलेंगे, पहले 5 दूसरे मिलेंगे, और उसमें कई बार हम लोग अपना आईडी पासवर्ड टाइप कर देते हैं तो उसमें पकड़ना मुश्किल है। सर एक क्वेश्चन और था सर। हाँ। जैसे कस्टमर सर्विस के कोई भी हो, जैसे गवर्नमेंट की वेबसाइट हो या प्राइवेट वेबसाइट हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो या कोई भी कंपनी प्रोडक्ट हो, उसका हम कस्टमर सर्विस कॉन्टैक्ट नंबर जब सर्च मारते हैं गूगल पे, तो कई बार ऐसा होता है कि फ्रॉड नंबर शो हो जाता है। वो हमसे रजिस्ट्रेशन नाम के पे फीस वगैरह लेता है, ओटीपी वगैरह लेता है, बोलता है कि आपका रजिस्टर्ड किया जाएगा, आधार डिटेल वगैरह लेता है, और वो बाद में फ्रॉड कर सकता है। तो हम सर कैसे वेरीफाई करें कि कस्टमर सर्विस का एक्चुअल नंबर क्या है और देखिए, एक्चुअल कस्टमर वेबसाइट क्या है? सर्विस के दोनों लिए मेरा यदि क्वेश्चन है आप सर। सैमसंग में जाते हैं तो सैमसंग का वेबसाइट में जाइए, और सैमसंग का जो है सो हाँ कंटैक्ट सर। डिटेल्स देखिए, वहां पे कस्टमर केयर का नंबर लीजिए। कभी भी गूगल से सर्च हाँ, करके मत लीजिए, हमेशा गलत आएगा। जैसे हिटैची का ले रहे हैं कस्टमर केयर में तो वहां जाइए, जियो का कस्टमर केयर में जा रहे हैं तो जियो टाइप करके जाइए, airtel.in टाइप करके जाइए और यस वहां सर। से जाके कस्टमर केयर का नंबर लीजिए। कभी भी गूगल से सर्च करके मत लीजिए, क्योंकि एसईओ का जो कंसेप्ट है सिक्योरिटी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का, उसमें वो सारे फ्रॉडस्टर के नंबर ऊपर होते हैं, बाद में होता है कंपनी का नंबर। तो कंपनी के वेबसाइट पे जाकर के ही कस्टमर केयर का नंबर लें यदि आपको नहीं पता है। कई बार क्रेडिट कार्ड का कस्टमर केयर का नंबर क्रेडिट कार्ड के पीछे में ही लिखा रहता है, लेकिन हम लोग जाते हैं सर्च करते हैं और गलत जगह पर क्रेडिट कार्ड का डिटेल दे देते हैं। अच्छा, एक नंबर है 1930, बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है, प्लीज इसको ना अपने नंबर पे सेव करके रख लीजिए। फ्रॉड रिपोर्टिंग करके 1930 में सेव कर लीजिए। इस नंबर का खासियत यह है कि यदि फ्रॉड के पहला 2-3 घंटे में रिपोर्ट कर देते हैं साइबर फ्रॉड के केस में। सर हाँ सर बोलिए। सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑपरेट है या स्टेट गवर्नमेंट से ये ऑपरेट है? सेंट्रल गवर्नमेंट का है, सर आपने जो ये ओके सारे सर। सेंट्रल गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट का कोई वेबसाइट इस तरह का है नहीं। ठीक है, आप किसी भी जगह में एफआईआर करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको।
खास करके साइबर क्राइम के केस में, या आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है, आपके बच्ची को या बच्चे को कोई ब्लैकमेल कर रहा है या धमकी दे रहा है, मोबाइल बेस्ड क्राइम कर रहा है, तो आप आराम से 1930 में करें। चाइल्ड, वुमेन एंड साइबर क्राइम के लिए इंटीग्रेटेड है cybercrime.gov.in का वेबसाइट। यदि इस नंबर पे आप करते हैं तो एफआईआर के लिए आपको पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जैसे रिपोर्ट करेंगे ऑटोमेटिकली सेंट्रल गवर्नमेंट एफआईआर क्रिएट करके रिस्पेक्टिव थाना में भेज देता है और उसका नंबर भी आपको आ जाता है। इसलिए 1930 और cybercrime.gov.in है जो राइट प्लेस है साइबर क्राइम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। और ये साइट पे यदि आप 3 घंटे के अंदर में रिपोर्ट करेंगे तो 99% चांस आपको फ्रॉड का किया हुआ पैसा वापस आ जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, 2 दिन तक जो है सो थाने का चक्कर लगाते रहते हैं और वो कभी एफआईआर लॉन्च नहीं करता है। बाद में थक हार करके घर आते हैं तो कोई बच्चा बताता है कि 1930 में कॉल करो, तब तक लेट हो चुका होता है। इसलिए 1930 और cybercrime.gov.in एक ऐसा नंबर है जिसपे आप डायरेक्टली जो है रिपोर्ट कर सकते हैं। और यदि आपने पहला घंटा में रिपोर्ट किया, पहला 15 मिनट के अंदर रिपोर्ट किया, तो इसका बचने का चांसेस, फ्रॉड के बाद भी बचने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है सर, एक क्वेश्चन और था। हेलो, हाँ बोलिए। सर जैसे मान लीजिए कोई फ्रॉड केस हो गया हमारे साथ और हमारा मनी लॉस हो गया, वो मनी रिकवर होगा या नहीं होगा, इसका कोई गारंटी, कोई चार्ज? यदि 1930 में पहला घंटा में रिपोर्ट करते हैं फर्स्ट आवर में, या cybercrime.gov.in में, कई बार क्या होता है कि 1930 आजकल बहुत बिजी रहता है कि करोड़ों लोगों का फ्रॉड हो रहा है, वैसा लाखों लोग का फ्रॉड डेली हो रहा है, तो रिपोर्ट करने में कई बार नंबर है में बिजी दिखाएगा। लेकिन cybercrime.gov.in में कभी बिजी नहीं दिखेगा, आराम से आप लेके फाइल कर सकते हैं कंप्लेन को। यदि पहला घंटा में, पहला 1.5 आवर में आपने कंप्लेन रेज कर दिया तो 99% चांस है कि पैसा वापस आएगा और आदमी पकड़ा भी जाएगा। लेकिन यदि आपने 3 घंटे के बाद रिपोर्ट किया या 24 घंटे के बाद रिपोर्ट किया, मतलब 0.1% भी चांस नहीं बचने का। सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक बार आप जो वेबसाइट बता रहे हैं, एक बार वो वेबसाइट डिस्प्ले कर दीजिए और उस पर कहाँ क्या फिल करना है एक बार थोड़ा सा बता दीजिए डिटेल में सबको। ये तो बड़ा सिंपल सा है, आपको मैं दिखा देता हूँ, डायरेक्टली साइट ही खोल के दिखा देता हूँ। हाँ सर बिल्कुल। यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन आता है फाइनेंशियल फ्रॉड या अदर्स। मान लीजिए फाइनेंशियल फ्रॉड है तो फाइनेंशियल फ्रॉड में जाएं। मेरा स्क्रीन दिख सर रहा एक है बार ना आप लोग? वेबसाइट ना सर डिस्प्ले पे ओपन नहीं हो रहा सर। अच्छा 1 सेकंड होल्ड कीजिए। ये दिख रहा है आपको? नहीं सर, वेबसाइट शो नहीं हो रहा। आप कैमरा सर घुमाइए तो एक बार। कैमरा घुमाने का दिख रहा है सर, वेबसाइट शो हो रहा है सर, हो रहा है सर, हो रहा है ना? मैंने cybercrime.gov.in का वेबसाइट हो रही है एक्चुअली। इन जय बहादुर जी ने शायद वीडियोस वो सारे वाले देख रहे हैं, आप सर की एक बार चेट रखिए उन। अच्छा एक मिनट सर। इसमें ना एक साइट है, इसमें 2 तरह का फ्रॉड रिपोर्ट कर सकते हैं, एक फाइनेंशियल फ्रॉड एंड अदर क्राइम, साइबर क्राइम। अब अदर साइबर क्राइम में जैसे रैंसमवेयर का थ्रेट आ गया है, या आपको कोई धमकी दे रहा है, या आपका कोई ब्लैकमेल कर रहा है, या आपका मोबाइल लॉस्ट हो गया है, ये सारा चीज यहाँ पे कर सकते हैं। अब इसमें जैसे जाइएगा साइबर फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड, तो आपको कहेगा फाइल ए कंप्लेंट एंड लर्न अबाउट साइबर क्राइम। ठीक है, लर्निंग करना सीखना चाहते हैं कि साइबर क्राइम कितने तरह का होता है, तो यहाँ लर्न पे चले जाइए। यदि फाइल कंप्लेन करना है तो फाइल ए कंप्लेन पे क्लिक कर लीजिए।
और इसमें पूछता है आई एक्सेप्ट। ओके ठीक सर। है, आई एक्सेप्ट को क्लिक कर लीजिए, फिर आपको ये सारे डिटेल्स मांगेगा। बड़ा छोटा सा डिटेल है, पहला पेज भरिएगा, फिर सेकंड पेज का डिटेल मांगेगा। बोले स्टेट क्या है, एक लॉगिन आईडी क्रिएट कर लीजिए, प्लस एक मोबाइल नंबर डाल दीजिए, फिर ओटीपी आएगा, ओटीपी कंफर्म कीजिए, फिर कैप्चा लिखिए, उसका फिर शेयर कीजिए। समझे ना? ये करने के बाद फिर आपको हाँ रिपोर्ट सर। करने जाएगा। अभी तो हम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा कोई क्राइम नहीं है अभी, तो मैं कुछ रिपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यही तरीके से आप रिपोर्ट करें। बड़ा इजी है। आपको कोई भी चीज में देखने में दिक्कत हो ना, तो सीखने वाला चले जाइए, सीखने वाला चले जाइए। लेकिन इस पोर्टल पे यदि आपने रिपोर्ट को, कंप्लेन को फाइल किया है 3 घंटे के अंदर में, तो मैं आपको हाँ बोल हाँ। रहा हूं, मैंने 90% केस में देखा है कि पैसे वापस आते हैं। लेकिन कोशिश अच्छा कीजिए अच्छा। पहला 1 आवर में ही रिपोर्ट करें, ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा टाइम मिले सर्च करने के लिए। सर जो मैंने चैट बॉक्स में लिखा है सर, यही है लिंक? एक सेकंड में देख लेता हूँ। यही है सर लिंक? हाँ यही है, cybercrime.gov.in, करेक्ट, परफेक्ट है। ओके ओके, थैंक यू। कोई और क्वेश्चन आप में से किसी थैंक का? यू सर। सर इसके अंदर मोबाइल लॉस, सेकंड वाला जो है उसमें मोबाइल लॉस का सर है। इसमें मोबाइल लॉस्ट और ओके सर ओके। मोबाइल से रिलेटेड, साइबर से रिलेटेड कोई भी क्राइम हो, कोई आपको धमकी भरा मैसेज दे रहा है, कोई आपकी बेटी को कोई या बहन को कोई गलत ढंग का मैसेज दे रहा है, किसी बच्चे के बारे में, बच्चे को बारे में गलत वीडियो भेज रहा है, कोई पोर्नोग्राफिक वीडियो अननेसेसरली भेज रहा है, बच्चों का जो 14 साल की उम्र से कम है उन बच्चों का पोर्नोग्राफिक वीडियो भेज रहा है, ये सारा क्राइम रिपोर्ट कर। कोई आदमी आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, मोबाइल पे मैसेजेस, गलत ढंग का ऑब्सीन मैसेजेस भेज रहा है, या आपको लगता है कि कोई फोन कॉल आ रहा है लेकिन वो फर्जी फोन कॉल है, उसका नंबर भी शेयर किए, उससे रिपोर्ट कीजिए। देखिए जितना ज्यादा रिपोर्ट करेंगे ना, इन क्रिमिनल को तभी पकड़ा जाएगा। और तभी कई बार होता है कि हमारे पास एसएमएस आता है और हम बच जाते हैं, लेकिन हम उसके बारे में सरकार को नहीं बताते। यदि वो एसएमएस के बारे में बताएं कि ये फ्रॉडस्टर्स का नंबर है, एसएमएस है, तो रोज यदि 1 लाख लोग सबमिट करेगा तो 1 लाख क्रिमिनल से ऐसे ही पकड़े जाएंगे। ओके थे, ये हमारी अवेयरनेस की बहुत जरूरत है इसके लिए। हाँ इसके लिए जरूरत है। आज का सेशन एक्चुअली मैंने उसी को टारगेट करके रखा था। उम्मीद है ये फायदेमंद रहा आप लोगों के लिए। बिल्कुल सर। बहुत वेरी गुड सर, काफी अच्छी नॉलेज मिली है। और मैं तो कहूँगा कि जो भी लिसनर थे वो आगे भी जो है और लोगों को भी बताएं इसके लिए, तो बहुत अच्छा रहेगा। काफी अच्छी नॉलेज मिली है सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर आपके कोई, सर आपके कोई यूट्यूब वगैरह चैनल है आपका? हाँ हमारा साइबर विद्यापीठ में है। मैं आपको अपना लिंक और टेलीफोन नंबर शेयर कर देता हूँ ताकि आप सभी कनेक्टेड रह सकते हैं। बिल्कुल सर। और जिनके बच्चों को इंटरेस्ट आप है चैट पढ़ने बॉक्स में वगैरह शेयर, में, बच्चों को कनेक्ट कराइए हमारे साथ में। तो उसके लिए सर वो लिंक आप हाँ, देंगे? बिल्कुल। ये है मेरा वेबसाइट cybervidyapit.in, और ये मेरा दोनों, पहला नंबर जो है व्हाट्सएप का नंबर है, उसी पे कीजिएगा। व्हाट्सएप पे पहले मैसेज कीजिएगा। मेरा मोबाइल जो है ना छोटा वाला है, और इस मोबाइल पे आप डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते हैं। कॉल करेंगे ना तो मुझे, आपको रिंग करता हुआ दिखेगा लेकिन मेरे को कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि हम ब्लॉक करके रखते हैं बाय डिजाइन। यदि आप नंबर शेयर कर देंगे तो नंबर सेव करेंगे तभी आप हमसे बात कर पाएंगे। लेकिन जो व्हाट्सएप है इस पे एलिजिबल है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेजिए, और कुछ जरूरत है तो जरूर आप कनेक्ट करें हमारे साथ। अपने सारे बच्चों को कनेक्ट करें जिनको साइबर में अपना करियर बनाना है। बड़ी खुशी होगी, क्योंकि हम लोग ने बहुत बड़ा संकल्प लेके रखा है कि 10 लाख साइबर आर्मी बनाएंगे हम लोग नेक्स्ट 5 साल में। तो उसमें आप सबों का सहयोग की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल सर छोटे अक्षर है, बोल दीजिए। बालाजी सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छा आज कार्यक्रम आयोजित किया है।
हेलो। हाँ नमस्ते, बोलिए। हाँ नमस्कार साहब। राजस्थान प्रांतीय तेलिक साहू महासभा की जयपुर इकाई की ओर से आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद आप सबों का, आपने मुझे मौका दिया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स। Hello, everyone. I request you all to join the world's first 5 hours intensive webinar on MITRE Cyber Resiliency Framework on the 19th of March 2023 from 10 a.m. to 3 p.m. Indian Standard Time. To find out more about this, you can go to www.cybervidyapeeth.in.